टॉपिक इज़ बेसिकली आज का SCM का रिवीजन क्लास का नाम हमने बहुत इंटरेस्टिंग सोचा, सेवियर जो लास्ट मोमेंट पे आके आपको बचाता है, करेक्ट। और उसके लिए फिर लोगों भी सोचा एक बहुत इंटरेस्टिंग कि तलवार होगी, उसकी ढाल होगी। तो ढाल बेसिकली, तलवार इज़ योर एग्ज़ाम और ढाल इज़ दिस सेवियर क्लासेस, रिवीजन क्लासेस। कि ये ढाल हमारे साथ है तो एग्ज़ाम चाहे जितने भी बारीकी तलवार चला दे, हमें कुछ नहीं होगा। बस इसी सोच से मैंने ये पूरा क्लास बनाया। पहले सोचा था पूरा कलरफुल बनाऊंगा, कलरफुल बनाने गए, फिर वो कलरफुल बना नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था, फिर अपने थीम कलर में आ गए, फिर उसको अच्छे से लिखने का कॉन्सेप्ट में चले गए। पहले सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे थे, फिर थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के ऊपर सोचा। ठीक है, ऐसे करते करते आपको पता है ये बुक कितने समय में बना? ये बुक बनाते बनाते मुझे ऑलमोस्ट 1 साल लग गए, ऑलमोस्ट 1 साल। सोचो, एक कॉन्सेप्ट को उतारने के लिए कि ये ऐसा कुछ करेंगे, 1 साल पहले का प्लानिंग। आपको लग रहा होगा कि 1 साल का क्या काम है, बट बहुत काम है। क्योंकि आप नॉर्मली तो अपने रूटीन में टाइड अप होना, उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ करना, इट्स वेरी रियली रियली चैलेंजिंग। एंड फिर ऑफ कोर्स ये बुक के लिए 1 साल, और ये टेक्नोलॉजी जो आज आप देख रहे हो, ये टेक्नोलॉजी के लिए मतलब आई हैव वर्कड अराउंड 15 hours a day during this lockdown period and got this technology done for you. And this is basically the outcome of that 2 months of lockdown period. I have reached through online, through phone calls, each and every part of the country where technology hub is there to get this technology done. Okay, so really आई अप्रिशिएट समटाइम्स माई सेल्फ ऑल्सो। कभी कभी मुझे लगता है कि यार चल मैं कर पाता हूँ, ये भगवान की एक देन है। एंड आई रियली थैंक गॉड कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं आपके लिए। और मुझे ये भी बहुत ही अंदर से खुशी है कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि यहाँ रिवीजन क्लास तो करना ही है। सो आपका रिस्पॉन्स है ना, मतलब मोटिवेशन ऐसा आ गया कि क्या बोलें कि अब तो जो करना है, ऐसा हो गया कि नहीं अब तो फाड़ के रख देंगे सबको। एक नंबर्स होता है ना जी, नंबर्स आता है ना, तो नंबर्स आने से इवन टेक्नोलॉजी वाले को भी बोलते हैं ना जी इतने जन आ रहे हैं हमारे, तो वो भी बोलते हैं अरे साला, हड़क जाता है वो भी, मतलब अरे इतने जन आ रहे हैं, तो फिर वो भी जोश में काम करता है। सीरियस हो जाते हैं सब कुछ। अब ये नंबर्स अगर कम होते हैं ना, तो फिर लोग भी सोचते हैं छोड़ना यार, होएगा छुटपुंजिया कोई। बट नंबर्स बड़े आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, राइट। अच्छा, ऐसा बुक हमने 3 वर्जन में बनाया है, CA फाइनल न्यू सिलेबस के लिए, CMA फाइनल के लिए और CA फाइनल ओल्ड सिलेबस के लिए। सबको सबका अपना अपना बुक मिला होगा। लाइव क्लासेस अभी जो हो रही है वो तीनों की कंबाइंड होगी। इसका भी एक मैंने प्लानिंग शीट आपको आपके SJC वेबसाइट डैशबोर्ड में दे दिया है। थोड़ी देर बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। ओके, और वहाँ पर आपको पूरा प्लानिंग शीट दे दिया कि मैं किस ऑर्डर में आगे बढ़ूँगा। मैंने वहाँ पे स्लॉट वाइज लिखा है। स्लॉट वाइज मेरा प्लानिंग था कि वो डे वाइज होगा, बट मुझे कब लगा कि शायद हो सकता है सिंस मेरा फर्स्ट टाइम है इस कोर्स का, तो वो डे वाइज मैं फॉलो ना कर पाऊँ। डे 1 विल मे नॉट बी इक्वल टू स्लॉट 1, तो मैंने इसलिए स्लॉट्स लिख दिया। आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस एंटायर कोर्स विद इन दिस मंथ। आई एम जस्ट प्लानिंग दैट कि किसी तरीके से हम लोग इसी महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म कर लें। ओके, दैट इज़ माई मेन प्लानिंग हियर। एंड जिसको जो बुक मिला है वो उसी बुक से पढ़ेंगे। कंटेंट खाली बुक में चैप्टर में चेंज हो रहा है, अंदर में सेम सेम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाया A to Z वाला, आपने देखा होगा A to Z वाला कंटेंट। ये एग्ज़ाम के पहले दिन बहुत हेल्प करता है कि मेरे को ये चैप्टर याद नहीं आ रहा तो मुझे सब कुछ देखने का ज़रूरत नहीं, मुझे एक ही चैप्टर देखना और A to Z में कंटेंट है तो फटाफट मिल जाएगा। और कंटेंट भी मैंने इस बार थोड़ा सा और ब्रेक कर दिया है। नॉर्मली हमारे SGC के मैट में जो कंटेंट है उसका भी थोड़ा सा और ब्रेकअप डाल दिया है। ओके, कुछ एक आध चैप्टर हमने हो सकता है नहीं भी डाले हो, वो आपको दिख जाएंगे कि अगर सर ने नहीं डाला तो इतना बेसिक है कि उसको डालने का भी ज़रूरत नहीं था। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ना नहीं है, ठीक है। और हर एक कंटेंट में मैंने ICAI मैट का भी रेफरेंस डाला है कि ICAI मैट में कौन सा चैप्टर में है, और अकॉर्डिंगली ICAI मैट के हिसाब से भी कंटेंट बनाया है। जैसे ये CA फाइनल न्यू सिलेबस के मैट के हिसाब से कंटेंट है, और वैसे ही CA फाइनल ओल्ड सिलेबस का मैट में उसके हिसाब से कंटेंट है, और CMA फाइनल के हिसाब से ये पेज में CMA फाइनल के हिसाब के मैट का कंटेंट है। ओके, सो इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट मैट में भी जो जो है वो सब कुछ सर ने कवर किया है कि नहीं किया है। ओके, बहुत सारा
टॉपिक्स को मैंने जो चैप्टर के अंदर में आपको मेन क्लास में पढ़ाया हुआ होगा, वो टॉपिक को भी यहाँ पर आपका अलग से इंक्लूड कर दिया एज अ चैप्टर, सो दैट कि उसका इंपॉर्टेंस रहे, उससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो तो आप इजीली पढ़ पाए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, बेंच मार्किंग, बैलेंस स्कोर कार्ड, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ऐसा कोई चैप्टर नहीं था। कुछ चैप्टर जैसे सीए फाइनल ओल्ड में नहीं मिलेंगे, कुछ चैप्टर आपको सीएमए फाइनल में नहीं मिलेंगे, ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो उनके सिलेबस में नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक्चुअली अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट मान लीजिए तीनों में है तो तीनों में सेम ही है। अगर बैलेंस स्कोर कार्ड और बेंच मार्किंग मान लो तीनों में, तो तीनों में सेम ही है। अगर सीए फाइनल न्यू सिलेबस में एक चैप्टर एक्स्ट्रा है तो वो एक्स्ट्रा हो सकता है, अलग नहीं है। चैप्टर का कंटेंट अलग नहीं है, जस्ट आपको बता दिया मैथ के लिए। इसलिए मैं क्लास कैसे करवाऊंगा, पहले आप लोग को सीए फाइनल न्यू, सीए फाइनल ओल्ड और सीएमए फाइनल लोग को कंबाइन कराऊंगा, जिससे कि सारा कंबाइन टॉपिक सबका एक साथ ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सीए फाइनल न्यू का क्लास अलग हो जाएगा। ओके, जब ये स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे कॉमन वाले, आपको वो मेरा प्लानिंग शीट आपको दिख जाएगा, वो जो मैंने अपलोड कर दिया स्लॉट वाइज, उसमें सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे। दो पार्ट में एज इन कि फिर जब मेरा कॉमन टॉपिक्स हो जाएगा, कॉमन टॉपिक्स के बाद मैं क्या करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कॉमन टॉपिक्स के बाद पहला स्टेज होगा कॉमन टॉपिक सर पढ़ाएंगे, जिसमें सीए वाले सीएमए वाले दोनों आ जाएंगे। इसके बाद कॉमन टॉपिक्स ख़त्म होने के बाद हम लोग दो पार्ट में टूट जाएंगे। सीए फाइनल न्यू वाले अलग हो जाएंगे और सीए ओल्ड वाले और सीएमए वाले अलग हो जाएंगे। इनका फिर कॉमन टॉपिक्स है बहुत सारा। ओके, फिर सीए न्यू वाला चलता रहेगा अलग टाइम पर और ये अलग टाइम पे चलेगा। हम लोग टाइमिंग बाद में प्लान करेंगे, अभी आपका नहीं सुनेंगे कुछ भी। ओके, और फिर जब इन दोनों का कॉमन हो जाएगा तो फिर वापस ये ज़रूरत पड़ा तो स्प्लिट होगा, सीए ओल्ड अलग होगा, सीएमए अलग होगा। वो मैं सब अकॉर्ड जब जब जिसका जो जो एप्लीकेशन होगा उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल अभी कॉमन टॉपिक्स का टाइम है, यानी ये सारा कि जो जो तीनों में कॉमन है, कॉमन टॉपिक्स मतलब सीए सीएमए जो कॉमन है, सीए न्यू में, सी ओल्ड में और सीएमए में, वो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए आप लोगों का जो दुख है, अभी आप चैट में कुछ भी ना लिखें। आई रिसीव्ड बुक ऑफ सीएमए इंस्टेड ऑफ सीए फाइनल, सूरज रुंगटा। आपको अपना एडमिशन चेक करना चाहिए। कई बच्चे इतना हड़बड़ यार, मैं तो परेशान हो जाता हूँ कभी कभी। मज़ा भी आता है, ऐसे लगते हैं सब नन्हे मुन्ने से बच्चे से, एकदम बड़े बड़े तो हो गए फाइनलिस्ट, लेकिन सब नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं। अब एडमिशन अपने को लेना है सीए फाइनल में तो ले लिया, सीएमए फाइनल में हड़बड़ में बस देखा रिवीजन क्लास है, यही एडमिशन मारो। अब रिवीजन क्लास के नाम पर सीएमए का भी था सेम नाम है, सीएम सीएमए फाइनल, फिर एससीएम सीए फाइनल। वो सीए सीएमए में कंफ्यूज हो गए और एडमिशन ले डाला सीएमए में, और बोल रहे मेरे को सीएमए का बुक मिला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, केयर में मेल करना पड़ेगा, care@sgc.co.in, और मेल करके अपना एडमिशन को ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा कि मेरा सीएमए से सीएमए कर दीजिए। तो आपका बुक चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली अपने आप पोर्टल पे। ठीक है, ओके। सो चलिए भाई, बहुत डिस्कशन कर लिया हमने। और आपने एक और चीज़ देखा होगा कि हमने एक बर्ड्स आई व्यू करके भी बनाया है आपके लिए। बर्ड्स आई व्यू हर एक चैप्टर का जो इस बुक में दिया हुआ है उसका एग्ज़ाम इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। कोई कोई चैप्टर आप देखो किसी किसी में एग्ज़ाम में कभी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। नहीं तो मैं चैप्टर डालता ही नहीं यहाँ पर। कभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा, ऐसा मत थ्योरी लगाइएगा। ये भी पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ लेना है वो अलग बात है, थोड़ा इम्फेसिस कम देना अलग बात है, बट छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इससे बस खाली ये ध्यान पड़ता है कि कोई कोई चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते, ऐसा है। जैसे कभी होता है ना कि आप बोल रहे हैं एक्टिविटी बेस को थोड़ा छोड़ देते हैं, बट कैसे छोड़ सकते हैं, 10-10 मार्क हर बार आ रहा है, तो इससे इंपॉर्टेंस मालूम पड़ जाता है। बस इसी को फॉलो करना है। ओके, पेपर टोटल कितने मार्क्स का आता है, पहले टर्म में 120 का आया था, इसमें 125 का आया था। वैसे सीए न्यू में अलग है और सीए ओल्ड में अलग है और सीएमए में अलग है। आप अपना मैट को काइंडली फॉलो करें। ओके, इस मैट का प्रिंट आउट रखेंगे ऑफ कोर्स। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे सर आपने जो वाटर मार्क डलाया उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। भाई आपका हर एक प्रॉब्लम हम नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि अब वाटर मार्क भाई साहब मैं अगर नहीं डलवाऊँ तो क्या हो, नहीं डलवाऊँ तो भैया पीडीएफ देने का दिल ना करे भैया, फिर सिक्योरिटी रीज़न से फिर ये बुक को तो कोई भी कैसे भी सर्कुलेट कर देगा।
तो वाटरमार्क डलवाना जरूरी। वाटरमार्क में इंटेंशनली आपका नंबर डलवा दिया कि आप अपना फ़ोन नंबर पब्लिक में दे दोगे तो फिर मिस कॉल ब्लैंक कॉल बहुत सारे आएंगे, जानबूझ के वाटरमार्क में फ़ोन नंबर डलवाया। और फिर उसके बाद हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे डलवा दो, यहाँ पे डलवा देंगे तो बच्चे क्रॉप कर देंगे। फिर सोचा कि नीचे डलवा दो, नीचे डलवा दो तो सोचा बच्चे क्रॉप कर देंगे। फिर सोचा डायगनल डलवा दो, डायगनल डलाने से बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो रहा था, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर हमने रिसर्च करके सीधा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डलवा दिया। अब हॉरिजॉन्टल डलवा दिया तो कुछ कुछ ऑब्वियसली वाटरमार्क के कारण तो लेटर्स आपके छुपेंगे ही, तो थोड़ा तो पढ़ ही सकते हैं, एकदम इलेजिबल तो नहीं है। ऐसा मैं बहुत सारे बुक्स में टेस्ट करके देखा, इलेजिबल नहीं है एकदम भी, तो थोड़ा बहुत जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ई बुक मिलेगा भी तो उसका थोड़ा सा परिणाम तो लेना पड़ेगा। बाद में ये बुक हम लोग प्रिंट विंट कराएंगे तो आप बाय कर सकते हैं यहाँ से, अलग से हार्ड कॉपी मिल जाएगा आपको, उसका नोटिस आपके पास चला जाएगा। करेक्ट? So, okay, I hope every message is clear now. Now, let us begin our today's chapter, relevant costing. देखिए आप लोग जनरली थोड़ा सा सर को ना स्लोली स्लोली सुने हैं, है ना? तो कुछ बच्चे हमेशा जो पेन ड्राइव में क्लास किए हैं वो हमेशा सर को भगा भगा के क्लास किए हैं। मतलब सर अपने नॉर्मल स्पीड में जब चल रहे तो बोल रहे नहीं सर भागो भागो भागो, 1.5 में भागो, 2 में भागो, स्पीड में भगा भगा के सर को क्लास किए हैं। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि मैं खुद भी भाग भाग के ही क्लास कराऊंगा। अब देखते हैं आप और फिर कितना भगाते हैं। जैसे मैं नॉर्मली 1 स्पीड पे पढ़ाता हूँ ना, तो रिवीजन क्लासेस आपकी 1.5 के स्पीड पे चलेगी, ठीक है? मैं मेरी स्पीड की बात कर रहा हूँ। फिर उसको वो आपको कम लगे तो आप और बढ़ा लेना, बट लाइव क्लास में स्पीड नहीं बढ़ती है। जो रिकॉर्डेड करते हैं उनको स्पीड बढ़ाने का मौका मिलेगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग जब आप विंडोज़ में देखोगे, एक और फीचर बता देते हैं, रिकॉर्डिंग अभी आप विंडोज़ में जब देखोगे तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे तभी आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग जब आप देखोगे विंडोज़ में तो इंटरनेट से जब आप कनेक्टेड होंगे तभी आप देख सकते हो। और यदि आप एंड्रॉयड में रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहाँ पे हमने एक फ़ीचर डाल दिया, डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड इन ऐप होगा, विद इन द ऐप ही होगा डाउनलोड। बहुत ज़्यादा डाउनलोड करोगे तो आपका मोबाइल हैवी हो जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे जो जो दिखते जाएँ उसको डिलीट भी करते जाइएगा, फिर चाहिएगा तो फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ऐप में आप अभी डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, बट विंडोज़ ऐप में रिकॉर्डिंग देखने के लिए भी इंटरनेट चाहिएगा। वो डाउनलोड होके नहीं होगा, वो डायरेक्ट जैसे स्ट्रीम होता है यूट्यूब से वैसे स्ट्रीम होगा। यूट्यूब से नहीं होता है, वो हमारा सर्वर अलग है, बट मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो डायरेक्ट स्ट्रीम होके चलेगा। हम लोग कोशिश करें कि विंडोज़ का पहले ये क्लोज वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो हम विंडोज़ में भी वो डाउनलोड वाला फीचर डलवा देंगे, ठीक है? सो वी आर वर्किंग ऑन अदर न्यू फीचर्स ऑल्सो। अभी और भी ऐसे ऐसे 2-4 एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं जो मतलब हक्का पक्का कर देगा आपको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सेशन के दौरान ही वो सारे फीचर्स भी इम्प्लीमेंट हो जाए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ओके, सो जी आइए एक और, हाँ 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 हाँ, भूल ही गए कि आपको एक चीज़ और बताना था कि हम लोग तो हर एक पीडीएफ के साथ साथ एक और अभी कल नया पीडीएफ डाला है, एससीएम क्विज़। वो क्विज़ भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे अपने वेबसाइट डैशबोर्ड से ही। वो भी डैशबोर्ड में डाला हुआ है, देखिए एससीएम क्विज़। ये 40-41 पेज का है। ये इसलिए बनाया कि रिवीजन क्लास में ऐसे देखिए प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो क्वेश्चन सॉल्व करना असंभव है। जहाँ जहाँ बहुत मजबूरी आएगी वहाँ मैं एग्जांपल्स लेके सॉल्व करूँगा, ठीक है? बट क्वेश्चन सॉल्व करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मैं आपको फटाफट ऐसे कि जैसे लास्ट मिनट में रिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसको रेफ़र कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चंस अगर इंपॉर्टेंट लगा जो मैंने क्लास में कराया वगैरह या इंस्टीट्यूट मैट में तो मैं आपको उसका रेफरेंस बता सकता हूँ अगर मुझे लगा तो। बट क्या होगा, उससे मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए मैंने ये क्विज़ बनाया स्पेशली, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विज़। और एक बात आपको बता दूं, आप लोगों को पता है कि नहीं, हम लोग एक ऑल इंडिया कॉस्टिंग क्विज़ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आने वाले वीक में। उसके डिटेल एसजीसी वेबसाइट पर हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मिस कर रहे हैं। एंड आई रियली वांट ईच वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब दैट क्विज़ कॉन्टेस्ट ऑल्सो, where I will be giving away first prize as 15,000 rupees cash, second prize as 10,000 and third prize as 5,000. And along with that first and second prize, students will also get another, right, a new concept of sponsoring student जो आपको लगता है कि डिज़र्व करता है, उनको फीस रिबेट मिलना चाहिए, तो यू कैन रेफर दैट स्टूडेंट टू अस एंड आई विल टीच देम फॉर फ्री।
we will just be levying them book charges and pen drive charges if applicable. Okay, so that is only we are going to do with those student, and really it is a good opportunity to recheck your concepts of costing. Obviously the concepts are based on inter syllabus. Budget, standard, marginal are common to inter and final, so those are also there. कॉन्सेप्ट के बहाने एक सीखना हो जाएगा, एक रिकैप्चुलेशन हो जाएगा, और क्या पता अगर सच में तेज हो आप तो जीत भी जाएं. ओके, तो बस उसी से यहाँ का क्विज कोई वहाँ पे यूज़ नहीं किया मैंने, ये बता देता हूँ. ये वाला कोई वहाँ पे यूज़ नहीं किया, वहाँ पे पूरा अलग से क्वेश्चंस बनाया हूँ मैं. तो ये वाला जो SCM क्विज है, ये जस्ट हम लोग हर एक चैप्टर का जो जो यहाँ पे क्विज है मेरे पास, यहाँ पर मैंने बहुत सारे चैप्टर्स लिए, हर एक चैप्टर जैसे जैसे मेरे हो जाएंगे उसका मैं क्विज आपके साथ करूँगा और आपसे मार्क्स लूँगा. उस मार्क्स का एक स्कोर कार्ड आपको एंड में दिखेगा. यहाँ पे लास्ट में आप देखिए, आपको एक स्कोर कार्ड भी दिखेगा. देखिए यहाँ पे क्विज स्कोर कार्ड दिखेगा, उसमें आप अपना समरी बनाते जाएंगे. जो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे स्कोर करेगा लास्ट में मेरे साथ बाय द एंड ऑफ सेशन, हम उसको एक छोटा सा एप्रिसिएशन टोकन कुछ देंगे. क्या देंगे अभी डिसाइडेड नहीं है, बट देंगे, कमिटमेंट रहा. ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्कोर कार्ड फिलअप करते रहना है और हर एक क्विज़ के बाद मैं इसका राइट आंसर भी आपको बताते जाऊँगा. ओके, तो चलिए जी शुरू करें. जय जय सिया राम, भगवान का नाम लें और शुरू करें. अपने अपने भगवान का नाम ले लें और अब बस देर न करें, अब बस शुरू करें. हम लोग आ गए रेलेवेंट कॉस्टिंग चैप्टर में. रेलेवेंट कॉस्टिंग सबका फेवरेट चैप्टर होता है. यूजुअली मैं फर्स्ट चैप्टर रेलेवेंट कॉस्टिंग ही कराता हूँ. सो इसको सभी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं. इसमें कभी भी किसी का एब्सेंटिज्म नहीं होता, सबसे फोकस्ड वे में वो करते हैं. बहुत सारे सिचुएशंस भी वो इसमें सीखते हैं. ओके, सो अभी जो फोकस है हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग में, हम एग्ज़ाम फोकस से बात कर रहे हैं. एग्ज़ाम फोकस में रेलेवेंट कॉस्टिंग को कैसे समझना है, कॉन्सेप्ट कैसे रिकैप्चुलेट करना है, उसके बारे में मेरे इस समरी नोट्स में मैंने अपने क्लास के जितने नोट्स हैं ऑलमोस्ट उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है. जितने जो समरी नोट्स मैं कई बार आपको बनाने बोलता था ना कि क्लास में आप बनाया करो अपना, तो वही समरी नोट्स मैंने थोड़ा सा अपने तरीके से बनाया है. कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा. हो सकता है ऐसा समरी नोट्स आप अपने लिए पहले से भी बना के रखे हों. ओके, तो आप जस्ट क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका सब कुछ ठीक है कि नहीं. मैंने बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया है. कुछ कुछ एक जगह एक दो एक्स्ट्रा भी डाला है. कुछ कुछ जगह अगर मेरा कुछ यहाँ रह गया है तो मैं आपको डेफिनेटली ड्यूरिंग द सेशन लिखा दूंगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग. रेलेवेंट मतलब मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये रेलेवेंट कॉस्टिंग हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं. ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ शॉर्ट टर्म डिसीजंस. वन टाइम डिसीजन यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन को लेना है तो वो रेलेवेंट कॉस्टिंग के हेल्प से डिसीजन लेता है. ओके, वन टाइम डिसीजंस को हम लोग ऑफर बोलते हैं. इसी का एक और नाम था ऑफर. ओके, शॉर्ट टर्म डिसीजन और वन टाइम डिसीजन को हम लोग ऑफर भी बुलाते हैं. ओके, सो दिस इज़ रेलेवेंट कॉस्टिंग. रेलेवेंट कॉस्टिंग में पहला कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट बेसिकली मेरे हिंदी भाषा में तो मैं हमेशा ऐसा बोलता था कि अगर कोई काम करने जाते हैं तो उसके कारण जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं. ओके, कोई किसी काम को करने जाए तो उसके कारण जो भी एक्स्ट्रा लगे उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं. तो रेलेवेंट कॉस्ट में क्या होता है, फ्यूचर कॉस्ट होता है. कुछ कीवर्ड्स हैं, आप देखिए फ्यूचर कॉस्ट होता है. रेलेवेंट कॉस्ट हर सिचुएशन का अलग होता है, हर ऑफर का अलग होता है. रेलेवेंट कॉस्ट कभी भी सेम नहीं होता. रेलेवेंट कॉस्ट शॉर्ट टर्म के लिए डिसीजन के लिए काम आता है. और रेलेवेंट कॉस्ट में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कैश आउटफ्लो ही आए. रेलेवेंट कॉस्ट में कैश आउटफ्लो के साथ साथ ऐसे कॉस्ट भी आते हैं जिसमें कोई कैश आउटफ्लो होता नहीं, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट जो रियल में आउटफ्लो नहीं है, बट अगर आप ये काम नहीं करते, दूसरे जगह कुछ और अपना रिसोर्सेज या समय दे देते तो वहाँ से कुछ इन्फ्लो आ सकता था. जो इन्फ्लो आप सेक्रीफाइस करो वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. तो रेलेवेंट कॉस्ट में आपका कैश फ्लो के साथ साथ जो कैश आउटफ्लो है उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है. अगर किसी काम को करने के लिए कैश फ्लो लग रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है तो दोनों मिलकर उसका रेलेवेंट कॉस्ट बनता है. ओके, रेलेवेंट कॉस्ट में जनरली अगर हम कैटेगराइज करें तो वेरिएबल कॉस्ट जो फ्यूचर में लगने वाले हैं वो सारे रेलेवेंट है. फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल वाले रेलेवेंट है. अवॉइडेबल मतलब जिसको आप चाहो तो इनकर करोगे या फिर चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, वो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होते हैं. जिसको हम डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, जो हमारी इच्छा के ऊपर है.
तो ये हम दो हमारे हमेशा रेलेवेंट है, क्योंकि इन दोनों में कैश फ्लो होता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यदि एप्लीकेबल है अब तो वो भी रेलेवेंट है। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, देखिए, कैश फ्लो प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कैश फ्लो प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस आपको यही ध्यान रखना है। और हमेशा याद रखना है कि रेलेवेंट कॉस्ट मतलब वो एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो चला के लगेगा। हिंदी में बोले तो हम कैसे बोलते हैं कि मेरे किसी काम करने के कारण जो चला के कॉस्ट लगा वही मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए इस कोर्स का फीस 100 रुपये क्यों रखा, मेरे इसके पीछे दिमाग जो था वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का था। रेलेवेंट कॉस्टिंग कैसे था, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे सोचा कि आपके कारण मेरा चला के कॉस्ट क्या लग रहा है। तो चला के तो वैसे मैंने गोल ऐप पोर्टल बनाया, बट गोल ऐप पोर्टल तो सिर्फ आपके लिए नहीं बनाया ना, ये तो आने वाले समय में हर एक स्टूडेंट के लिए हमने यूज़ करना है। तो आपके लिए चला के कॉस्ट क्या लगना है हमारा, तो आपके लिए चला के हमने कॉस्ट चेक किया कि हर एक सेशन को कंडक्ट करने का हमारा एक वेरिएबल कॉस्ट लगता है। वो वेरिएबल कॉस्ट जो डिपेंड करता है, एक हम लोग जब आपके साथ क्लास ले रहे हैं तब भी, उसके समय पर भी, और दूसरा आप जितनी देर क्लास देख रहे हो उसके ऊपर, दो चीज़ हमारा कॉस्ट लेता है। एक हम जब आपको क्लास दे रहे हैं, जैसे हम 2 घंटे की क्लास देंगे तो 2 घंटे का कॉस्ट है, और आप 2 घंटा उसे वॉच करोगे तो उसका कॉस्ट है। तो उसका कॉस्टिंग मैंने कैलकुलेट किया, और उसके हिसाब से मुझे लगा कि आधा मैं स्पॉन्सर करता हूँ, आधा आप करें, मैंने ऐसे सोचा। तो मेरे को लगा कि हाँ, 100 रुपया एक बार के लिए सही है। अगर जितना सेशन मैं सोच के चला था उतने ही सेशन में ये क्लास ख़त्म हो जाए, तो मैंने तो ऐसे किया। अब आप बोलेंगे वाह अरे भैया सिर्फ 100 रुपया, बट वो तो वेरिएबल है ना, इसका में उसमें भी आधा आप दे रहे हो आधा मैं दे रहा हूँ। उसके बाद इसका जो फिक्स कॉस्ट होता है इस सब प्रोजेक्ट का वो बहुत बड़ा है। वो फिक्स कॉस्ट की गिनती सब मिलियंस में आती है, तो वो आपके लिए ऊपर एप्लीकेबल नहीं मैं करा सकता था। शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए एक छोटा सा कोर्स बनाना है तो मैं सिर्फ ऐसे ही चला दिया। तो जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया कि कैश फ्लो आउटफ्लो के बेसिस पर कैसे हम लोग कॉस्ट सोचते हैं। नेक्स्ट आता है इररेलेवेंट कॉस्ट। इरेलीवेंट कॉस्ट इज़ व्हाट, इरेलीवेंट कॉस्ट मतलब रेलिवेंट कॉस्ट का अपोजिट सोचना शुरू करिए। कॉस्ट वो जो चेंज ना हो, जिसका कोई डिसीजन मेकिंग पे असर ना है। जनरली हम लोग कमिटेड फिक्स कॉस्ट को इरेलीवेंट मानते हैं, और संक कॉस्ट जो इनकर हो चुके हैं उसको इरेलीवेंट मानते हैं। ओके, जो लग चुका है और जो किसी भी कीमत पे लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना, गो लाइव प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म को बनाने का एक बहुत बड़ा फिक्स कॉस्ट है, तो वो तो किसी भी कीमत पे लगना ही है। क्योंकि हम लोग एसजीसी में भी लाइव फेस टू फेस पढ़ा नहीं पा रहे, तो अल्टरनेट फेस टू फेस अभी कोविड सिचुएशन में यही था और कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर बाकी सब सारे सिचुएशन हमें सिक्योरिटी रीजंस के कारण सही नहीं लग रहे थे, तो ये सिचुएशन से बेटर कुछ था नहीं। तो ये फिक्स कॉस्ट हमारा इरेलीवेंट है। और बाकी जो आपको पढ़ाने का जो अलग से हमारा बैंडविड्थ कॉस्ट वगैरह लगेगा, सर्वर कॉस्ट वगैरह लगेगा, वो हमारे लिए रेलेवेंट है। ओके, और इसके अलावा पुराने जो जो कॉस्ट लग गए हमारे, ओके, वो सारे के सारे संक है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके जो रेगुलर क्लास के कोर्स फीस या क्रैश कोर्स के कोर्स फीस लग गए, वो सारे संक कॉस्ट है, उसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। वो ये रिवीजन क्लास करना है कि नहीं करना है, इसका डिसीजन मेकिंग यदि आप उस फीस को पे किया था कितना उसके बेस पे करो, तो आप सेंसिबल डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो। ओके, तो पास्ट का कॉस्ट को याद करके फ्यूचर का डिसीजन हम नहीं लेते हैं। ओके, एंड हमारे जैसे अभी एसजीसी का रेंट वेंट जो लग रहा है वो सब तो कमिटेड है, वो सब फेस टू फेस के लिए भी तो अभी भी है। अभी तो हम फेस टू फेस पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते ना किसी भी कारण से, अभी मालूम नहीं आने क्या वाले सिनेरियो में क्या होने वाला है, तो वो सारा इरेलीवेंट है। सो इरेलीवेंट कॉस्ट का हमेशा क्या रखना है कि काम करो तो भी लगेगा, काम ना करो तो भी लगेगा, करो तो भी लगेगा, ना करो तो भी लगेगा। आप चाहो तो हिंदी में ये सब छोटा छोटा लग सकते हो, जैसे लिख सकते हो, ये आपको और हेल्प करता है। रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, जो एक्स्ट्रा लगेगा, और इरेलीवेंट कॉस्ट क्या है, जो काम करो तो भी लगेगा, काम ना करो तो भी लगेगा। इसलिए इसका एक्स्ट्रा अमाउंट कभी नहीं आता। एक्स्ट्रा अमाउंट इसका हमेशा, यानी कि जिसको हम लोग चेंज बोलते हैं, वो हमेशा ज़ीरो आता है। एक्स्ट्रा अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज बिटवीन टू सिचुएशन विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। सो जो भी कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा हो वो हमेशा याद रखना इरेलीवेंट है। ओके, अब इसको लेकर आपको याद हो, क्लास में हम लोग 3 तरह का अप्रोच सीखते थे। एक टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरा था इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच, तीसरा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट अप्रोच में जितने रेलिवेंट इरेलीवेंट कॉस्ट है सबको लिख के हम लोग कंपेयर करते हैं, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट में दो टोटल कॉस्ट का जो दोनों सिचुएशन का लिखा गया उसका डिफरेंस को लेके देखते हैं कि हम लोग ऑफ़र को एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें।
इंक्रीमेंटल कॉस्ट अप्रोच में जब आते हैं ना, तो इरेलीवेंट कॉस्ट अपने आप हट जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, इरेलीवेंट कॉस्ट अपने आप गेट्स कैंसल्ड आउट, ऑटोमेटिकली इट गेट्स कैंसल्ड आउट। ओके। और थर्ड अप्रोच आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, जो मैं इम्फेसिस दे के इस चैप्टर में आपको सिखाता था, जिसका एक फॉर्मेट था कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट लॉस लेस बेनिफिट अचीव्ड, याद हो, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट लॉस ड्यू टू द ऑफर लेस बेनिफिट अचीव्ड ड्यू टू द ऑफर, जिसमें बेनिफिट लॉस्ट आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बेनिफिट्स अचीव्ड आपका अपॉर्चुनिटी गेन है। और इसको सोचने के वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट कैश फ्लोज पे ध्यान देना है, इररेलेवेंट आइटम्स को मैनुअली ओमिट करके अपना प्रेजेंटेशन बनाना है। तो उसके बारे में बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके प्रेजेंटेशन पे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके सम्स जो आपको क्लास में कराए गए आप उसको देख लेंगे। Total cost approach considers relevant and irrelevant cost, both, everything will come. Now always follow total cost approach only when you have the full details। जैसे एक सम होता था क्विक कॉम्प फास्टर कॉम्प का क्लास में कराया हुआ, आप उसको जरूर से एक बार देखिएगा, उसके कुछ डाउट्स रह जाते हैं। आप कभी कभी उसमें देख लेते हो कि कुछ इरेलीवेंट कॉस्ट आपको रेलिवेंट लगने लगता है और आप उसमें टोटल अप्रोच से प्रेजेंटेशन करने का कोशिश करते हैं। तो टोटल अप्रोच तभी लगाइएगा जब सारी डिटेल टोटल अमाउंट में अवेलेबल है। पर यूनिट में अगर डिटेल अवेलेबल है और टोटल नहीं निकल पा रहा है किसी कारण से, तो टोटल अप्रोच में मत जाइए। टोटल अप्रोच हमेशा टोटल अमाउंट को लेके चलिए। इंक्रीमेंटल और अपॉर्चुनिटी वैसे बेस्ट माना जाता है। जैसे आपने देखा होगा रेलिवेंट कॉस्टिंग में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कराया, बट इसके बाद जब भी रेलिवेंट कॉस्टिंग का यूज़ आता है तो हम लोग इंक्रीमेंटल अप्रोच में ज़्यादा जाते हैं। इंक्रीमेंटल अप्रोच में जो आइटम चेंज नहीं हो रहा उसको लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ज़ीरो हो गया वो भी ठीक है, बट हम लोग उसको लिखते नहीं है, खाली नया नया वाला लिखते हैं। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच में आपका एक फॉर्मेट है, उसका फॉलो करते हैं। डिसीजन मेकिंग करते वक्त जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया, फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल भी देखना चाहिए, इसलिए आपको एक जॉनसन स्कोल्स एंड विटिंगटन मॉडल के हिसाब से सैफ एनालिसिस सिखाया गया, जिसका नाम है सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस। सूटेबिलिटी इज अबाउट विजन एंड एथिक्स, एक्सेप्टेबिलिटी इज अबाउट फाइनेंशियल एंड फिजिबिलिटी इज अबाउट रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। सो नॉर्मली जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना कि इंक्रीमेंटल प्रॉफिट क्या आ रहा है, नेट बेनिफिट क्या आ रहा है, तो वो नेट बेनिफिट एक्सेप्टेबिलिटी समझाता है, फाइनेंशियल समझाता है, बट डिसीजन मेकिंग के लिए सूटेबिलिटी और फिजिबिलिटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ओके। तो ये सूटेबिलिटी और फिजिबिलिटी को लेकर कमेंट्स करने एग्ज़ाम कई बार बोलता है, जो स्पेसिफिकली सी न्यू सिलेबस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर एक पॉइंट लास्ट में भी मैं वापस डिस्कस करूँगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच का एक प्रेजेंटेशन है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट लॉस लेस बेनिफिट अचीव्ड करके रेलेवेंट कॉस्ट आ गया। एंड आपको करना क्या है कि ये तीनों से जो आया, इसको हम लोग बुलाते हैं रेलेवेंट कॉस्ट, इसको आप कंपेयर करते हो कि ऑफर में रेवेन्यू कितना आ रहा है उससे, तो रेवेन्यू माइनस ये कॉस्ट आप देखते हो तो नेट बेनिफिट निकल के आता है। ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस ये वाला कॉस्ट जब आप करते हो। इसलिए लिखा है कंपेयर द रेलेवेंट कॉस्ट विद ऑफर रेवेन्यू टू इवैल्यूएट द ऑफर। इवैल्यूएट करने के लिए आपको ये नेट कॉस्ट को रेवेन्यू से कंपेयर करना है। ओके। सो इसके प्रेजेंटेशन में ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये अपॉर्चुनिटी गेन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, और इसमें पूरे प्रेजेंटेशन में आप इररेलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर करके चलेंगे, जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया था। ओके, कंसिडर रेलिवेंट कॉस्ट ओनली, बट फिर भी आपको वापस यहाँ पे बता देते हैं कि इस अप्रोच में जब आप काम करोगे तो इग्नोर इररेलेवेंट कॉस्ट। आपको अपना इररेलेवेंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करके हटा के, खुद से हटा के यहाँ पर प्रेजेंटेशन सिर्फ रेलिवेंट आइटम से करना है। ठीक है। सो दिस इज़ द अप्रोच। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग के 3 यूज़ हैं, एवेल्युएशन ऑफ ऑफर, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। ओके, ऑफर का मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए और ऑफर का मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकता है, वो भी हम रेलिवेंट कॉस्टिंग से डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑफर इवैल्यूएशन के लिए क्या करना है, जो मैंने ऊपर में यहाँ पे बताया कि ऑफर का रेवेन्यू हैज़ टू बी कंपेयर्ड विथ ऑफर का रेलिवेंट कॉस्ट, तो ऑफर का बेनिफिट आएगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एक्सेप्ट एन ऑफर इफ ऑफर रेवेन्यू इज ग्रेटर देन रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ द ऑफर। ओके, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चन करने बोला तो आप फाइनेंशियल्स के ऊपर सोचेंगे। सीए फाइनल न्यू सिलेबस वाले स्पेसिफिकली आप ध्यान रखिएगा कि अदर फैक्टर्स को लेकर कमेंट्स ज़रूर करने जाइएगा। जैसे एग्ज़ाम में यदि बोल दे इवैल्यूएट द ऑफर, तो अदर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स के बारे में कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट आ रहा है मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर। मिनिमम प्राइस जैसे आप लोग को शेरवानी का एग्जांपल लेके कई बार समझाया हूँ। अभी जैसे आपको बताया मैंने, ये गो लाइव का आपसे जो सिर्फ लाइव क्लास का मैंने 100 रुपया क्यों लिया, मैं सोचा कि 50% मैं स्पॉन्सर करूँगा, वो अलग बात है, बट मेरे कैलकुलेशन में कैसे आया कि सिर्फ जो मेरा चला के आपके कारण कॉस्ट लग रहा है वही उठ जाए।
अब कई बार ये भी बात आया हमारी टीम में, एक जन बोला सर फ्री कर दीजिए ना बच्चा लोग के लिए। मैंने फ्री क्यों कर दे यार, गोल कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगा? गोल कॉन्ग्रुएंसी कॉन्सेप्ट मैं सिखाया हूँ भाई, आपका गोल भी एक ही है, मेरा गोल भी एक ही है। मतलब आपका गोल है कि मैं कैसे सीए एक बार में बन जाऊँ, मेरा गोल भी है कि कैसे आप सीए एक बार में बन जाए। जब दोनों का गोल सेम है तो फिर ये तो समझना होगा ना कि अगर मेरे पॉकेट से कुछ चला के एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है तो वो तो सामने वाले को बियर करना पड़ेगा, अगर वो नहीं बियर करेगा तो फिर उसका तो लॉस होगा। तो फिर वो लॉस अगर नहीं बियर करे, समझे नहीं सामने वाला, तो फिर वो गोल कॉन्ग्रुएंसी के लिए मिल के काम नहीं कर रहा, वो अकेले काम करना चाह रहा है, तो फिर तो टीम स्पिरिट नहीं आएगा ना। इसलिए मैंने ये मिनिमम प्राइस वाला कॉन्सेप्ट फॉलो किया आपके साथ। मिनिमम प्राइस हम लोग इसको सेवा प्राइस बोलते हैं, याद है? सेवा, सेवा करो मेवा मत खाओ, ऐसा आपको सिखाते थे ना। सेवा, सेवा भाव से बस आप किसी की हेल्प कर दो, और उसमें हेल्प मतलब ये होती है कि उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट काम निकाल लो, प्रॉफिट मत लो, हो सके तो कॉस्ट से भी कम में कुछ चला लो। सो दैट इज़ ओनली द मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में ध्यान रखना, ये कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट लॉस लेस बेनिफिट अचीव्ड आता है। एक मिस्टेक होता है आप लोग का सम सॉल्व करते वक्त, वो मिस्टेक को एकदम ध्यान से रखिएगा। बेनिफिट अचीव्ड में आप रेवेन्यू को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है? इस चीज़ का मिस्टेक ना हो। जैसे ऑफर का रेवेन्यू आता है ना, तो आप सोचते हैं वो बेनिफिट अचीव हो गया, देखो ऑफर का रेवेन्यू इज बेनिफिट अचीव। नो 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 नो, ऑफर के लिए चला के खर्च क्या लगा, बेनिफिट लॉस्ट इज ऑफर के कारण जो काम हम छोड़ के आ रहे हैं उसका क्या कमाई हो सकता था, वो बेनिफिट लॉस यहाँ पे ऐड किया। और बेनिफिट अचीव मतलब ऑफर के कारण कहीं दूसरा जगह मेरा कोई खर्चा लग सकता था, वो खर्चा बचा तो वो यहाँ पे एडजस्ट किया। ऑफर का रेवेन्यू एकदम लास्ट में रखा हुआ है, ऑफर का रेवेन्यू को बेनिफिट अचीव के साथ मिक्स नहीं कर देना। ये भी हिंदी में लिख दीजिए कहीं फटाफट कि ऑफर का रेवेन्यू को बेनिफिट अचीव में एडजस्ट ना किया जाए, ऐसा मिस्टेक ना हो, वरना पूरा कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा आपका। ओके, तो मिनिमम प्राइस ऑफ ऑफर में ध्यान रखना रेलेवेंट कॉस्ट लेना है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने लिखा है क्योंकि ये स्टैंडर्ड बन गया है। अगर बेनिफिट अचीव भी हुआ तो वो भी माइनस कर लेना है, ध्यान रखेंगे। बेनिफिट अचीव भी होगा तो वो भी माइनस कर लेंगे, लेस बेनिफिट्स अचीव जिसको आप अपॉर्चुनिटी गेन बोलते हैं, तो ये भी आप एक ऐड करके रख सकते हैं। ओके, बट मिनिमम प्राइस में प्राइस ही जब निकाल रहे तो ऑफर का रेवेन्यू कैसे घुसा सकते हैं? रेवेन्यू माने भी तो प्राइस ही होता है ना, तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और मिनिमम प्राइस मैंने हमेशा आपको कैसे समझाया, याद करो, दो पीएल बना के बताया था कि विदाउट ऑफर क्या होता है, विथ ऑफर क्या होता है। हमेशा देखो मिनिमम प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिसपे ऑफर आने के कारण हमारे कोई नुकसान ना हो, ऐसा है मिनिमम प्राइस। जैसे ऑफर होने के कारण हमारा कोई नुकसान ना हो, यानी ऑफर नहीं होता तो हमारा एक पीएल होता, उस पीएल में नेट पोजीशन आता, तो नेट पोजीशन विथ और विदाउट ऑफर सेम होना चाहिए, यही हमारा मिनिमम प्राइस का फंडा है। और इसको हम लोग इनडिफरेंट प्राइस भी बुलाते हैं। मिनिमम प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जिस पे हम इनडिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, यदि मैं ऑफ़र किए बिना, देखना विदाउट ऑफ़र, अगर किसी का तरह से नेट में किस अपने रिसोर्सेज से 50 रुपये कमा सकता हूँ, तो ऑफ़र का मिनिमम प्राइस में, मान लीजिए ऑफ़र के कारण चला के कॉस्ट लगने वाला है 20 रुपीज़, तो आप बता दीजिए मिनिमम प्राइस यहाँ पे क्या होगा। आपको जल्दी से सोचिए यहाँ पे मिनिमम प्राइस क्या होगा। यहाँ पे अगर विदाउट ऑफ़र मेरा नेट पोजीशन 50 रुपया आने वाला है, ओके, विदाउट ऑफ़र मेरा नेट पोजीशन 50 रुपया आने वाला है, ओके, और ऑफ़र के कारण चला के कॉस्ट लग रहा है 20, तो आप ही बता दीजिए कि मेरा यहाँ पर मिनिमम प्राइस क्या होगा। जल्दी से चैट में टाइप कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से चैट में टाइप कर दीजिए कि यहाँ पे मिनिमम प्राइस क्या होगा। जल्दी 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 जल्दी, मिनिमम प्राइस क्या होगा, मिनिमम प्राइस क्या होगा, जल्दी आंसर टाइप करिए चैट में, जल्दी आंसर टाइप करिए। ऑप्शन 1 20, ऑप्शन 2 70, कुछ लोग 20 बोल रहे हैं। 20 गलत जवाब है, 70 सही जवाब है। थैंक यू थैंक यू, 70 सही जवाब है। नहीं नहीं नहीं, देखो यही इसीलिए तो ये एग्जाम्पल बनाया बेटा कि आप सोचते बस ऑफ़र का कॉस्ट मुझे चाहिए, आपका यही गड़बड़ हो जाता है। आप सोचते हैं बस मुझे ऑफ़र का कॉस्ट चाहिए, ऐसा नहीं है मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट। मैं अगर ऑफ़र नहीं होता तो 50 रुपये नेट कमाता ना, ये नेट मतलब नेट प्रॉफिट है, मेरा बेनिफिट है, ठीक है। मैं 50 रुपये यहाँ पे नेट कमाता, तो अभी तो यहाँ पर कुछ भी कमाई नहीं हो रही ऑफ़र होने से। ऑब्वियसली आपको ये समझना होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि ये कर रहे तो वो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे मुझे किसी भी हालत में 50 रुपये चाहिए ही चाहिए। यही मिनिमम प्राइस का मेन फंडा है, इट हैज़ टू बी कॉस्ट प्लस बेनिफिट्स लॉस्ट। अगर मैं ऑफ़र करूँगा तो मेरा बेनिफिट लॉस्ट हो रहा है ना 50,
तो 50 प्लस 20 आंसर होगा 70। ये छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे ड्रॉ करके रख लें, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था प्राइस वेयर देयर विल बी एन इनडिफरेंस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑफर। इनडिफरेंस होना चाहिए, मतलब मैं जब विदाउट ऑफर जो कमा सकता हूँ वो कमाई मेरे को विथ ऑफर भी चाहिए। अगर मैं विदाउट ऑफर कुछ कमा सकता हूँ तो वो कमाई मुझे विथ ऑफर भी चाहिए। सिर्फ कॉस्ट की बात नहीं होती है, आप सिर्फ कॉस्ट के एंगल से सोचने लग जाते हैं। चलिए ठीक है, अभी क्लास, ये रिवीजन क्लास का फ़ायदा यही है कि ये सब कंसेप्ट फिर से रिकैप्चुलेट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैक्सिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर, मैक्सिमम प्राइस भी वही फंडा है। मिनिमम प्राइस जनरली क्या ना, हम सोच रहे हैं कि हम कस्टमर से कितना ले सकते हैं, हाउ मच वी कैन टेक फ्रॉम आवर कस्टमर। बट मैक्सिमम प्राइस जब हम सोच रहे हैं तो हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम किसी बाहर वाले को कितना रुपया दे सकते हैं। व्हाट इज़ मैक्सिमम प्राइस, हम किसी को कितना रुपया दे सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ कि सोचिए मैं अपने बिजनेस में आज साल का 10 लाख रुपया कमाता हूँ, ठीक है, अपने बिजनेस में आज साल का 10 लाख कमाता हूँ। अब आप जैसे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को मैं अपने यहाँ पे रख लिया और मेरी कमाई आपके कारण 15 लाख हो गई। 10 का कितना हो गया, 15 हो गया। तो फिर आपको मैं मैक्सिमम पैकेज कितना ऑफर कर सकता हूँ, आपके कारण मेरी कमाई 10 का 15 यदि हो जाए तो मेरा जो एक्स्ट्रा आया वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो मैक्सिमम प्राइस इज व्हाट, एक्स्ट्रा इनकम। ओके, मिनिमम प्राइस इज माई एक्स्ट्रा कॉस्ट। शॉर्ट में बोलूँ तो व्हाट इज माई मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस इज माई एक्स्ट्रा कॉस्ट। ध्यान दीजिए, व्हाट इज माई मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस इज माई एक्स्ट्रा कॉस्ट और मैक्सिमम प्राइस इज व्हाट, माई एक्स्ट्रा इनकम। maximum price is my extra income. Just pay attention, मिनिमम प्राइस इज माई एक्स्ट्रा कॉस्ट बट मैक्सिमम प्राइस इज माई एक्स्ट्रा इनकम। जो मैं एक्स्ट्रा कमाया वही आपको दे सकता हूँ। इसका एक सम कराता था एलपीजी सिलेंडर वाला, वो सिलेंडर वाला सम देख लीजिएगा कि फ्रेंडली यूनिट को आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आया वही मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस दे सकता हूँ। तो रेलिवेंट gain is your maximum price, additional income due to the offer, price at which net position with and without offer will be same, price where there will be an indifference to accept or reject the offer। ये दोनों सेम ही लिख दिया मैंने। अच्छा, मैक्सिमम प्राइस के कॉन्सेप्ट में एक चीज़ और, ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर में बहुत काम आता है। हम लोग वहाँ पे सिखाते हैं मैक्सिमम प्राइस। जैसे हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, शायद उस समय मैंने इस तरह से ना पढ़ाया हो मैक्सिमम प्राइस के बारे में, आप प्लीज़ ध्यान से अपने आप को अपडेट कर लें। इसके बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब में डाले थे, आप हो सकता है अभी भी ना देखे हों, तो ये सब अपने आप को देख लें। मैक्सिमम प्राइस इज़ जनरली वी से इन ट्रांसफ़र प्राइसिंग चैप्टर, ऐसा बोलते हैं हम लोग, लोअर ऑफ, यहाँ लिखा हुआ, आपको लिखना नहीं है, यहाँ लिखा हुआ आप देखिए, लिखना नहीं है। मैक्सिमम प्राइस इज लोअर ऑफ नंबर 1, ये जो मैंने बोला आपको एडिशनल इनकम, ठीक है, और नंबर 2 होता है एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। जैसे यदि आपका एग्जांपल मैं बोलूँ कि आपके बिना मैं अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ, ठीक है, आपके आने से मेरा एक्स्ट्रा इनकम 5 लाख का हो गया, ठीक है, तो एक्स्ट्रा 5 लाख तो मैं आपको दे ही सकता हूँ। और अगर आप जैसा स्किल का आदमी बाज़ार में 3 लाख में मिलता है तो मैं आपको मैक्सिमम कितना दूंगा, मैं कमा रहा हूँ आपसे 5, बाज़ार में मिल रहे 3, तो ऑब्वियसली प्रूडेंस बोलता है मैं 3 से ज़्यादा खर्चा करूँगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली मैं आपको लोअर ऑफ दूंगा। कौन सा, 3 लाख और 5 लाख, यानी कि एडिशनल इनकम जो जनरेट किया वो, या फिर जो बाज़ार का प्राइस है वो। ओके, मैक्सिमम प्राइस मतलब मेरे पास जो एक्स्ट्रा फ़ायदा आया वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बट अगर वही रिसोर्स बाज़ार में सस्ता में मिलता है तो मैं पूरा फिर जो मेरे पास आया वो क्यों दूंगा, जो बाज़ार का प्राइस है वही दूंगा। अगर बाज़ार में मान लो 8 लाख में मिलता है तो मैं 5 से ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आपके कारण मेरा फ़ायदा 5 का ही है, तो बाज़ार में ओवर प्राइस चल रहा है, हम देंगे नहीं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, लोअर ऑफ एडिशनल इनकम और एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। EXT मतलब क्या है, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस, इस चीज़ का आप ध्यान दें। EXT मतलब क्या है, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस, खाली मार्केट प्राइस रहने दो, देखो लिखा हुआ है, इफ देयर इज रेगुलर मार्केट फॉर द आइटम और सर्विस टू बी बॉट देन द मैक्सिमम प्राइस विल बी लोअर ऑफ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। फाइन। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग पूरा अच्छे से समझ लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम लोग बोलते हैं इट इज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स सेक्रीफाइस्ड, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे हाईएस्ट वर्ड लिखना ज़रूरी है, ध्यान से रखना, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक काम करने जा रहा हूँ, ऑफ़र है, यदि ऑफ़र करने के अलावा मेरे पास
ये क्या तो मैं ऑफ़र करूं, या तो फिर मेरे पास ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो मैं सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ध्यान रखना। तो चारों को छोड़ के ए कर रहा हूँ ऐसा मत सोचो कभी भी। मैं चारों तो नहीं करता ना, ए बी सी डी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनमें से मैं कौन सा कर रहा था? अगर ऑफ़र नहीं कर रहा था तो जो मेरे को हाईएस्ट इनकम दे रहा होता, ठीक है, वो ही मैं कर रहा होता। अगर ऑफ़र नहीं कर रहा होता तो जो इनमें से हाईएस्ट इनकम मुझे दे रहा होता वो मैं कर रहा होता। ध्यान दे रहे हैं ना आप? तो इसलिए ऑफ़र का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट द इनकम ऑफ ए बी सी एंड डी, नॉट ऑल ऑफ द इनकम, बट ओनली द हाईएस्ट इनकम व्हाट आई एम लूजिंग। ओके, अगर ये हाईएस्ट इनकम सी में आ रहा है तो मैं सिर्फ सी का इनकम को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानूंगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ इट रेफर्स टू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस और इनकम फोरगोन फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव वर्ड मतलब ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं सारे, वाइल सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, अब ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे जब इनकम कैलकुलेट करना होगा ना, तो उसमें एक ध्यान देना है कि यहाँ पे जब भी इनकम कैलकुलेट करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स आएंगे, ध्यान रहेगा, सिर्फ रेलिवेंट आइटम्स, इसमें इररेलेवेंट चीज़ नहीं आना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच का खासियत ये है कि यहाँ पे कोई भी आइटम इररेलेवेंट हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड लाइन, इनकम फोरगोन इज द कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट और रेलिवेंट इनकम ओनली। यहाँ पे रेलिवेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेलिवेंट इनकम ओनली। सो यहाँ पर सिर्फ रेलिवेंट आइटम से आपको इनकम कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम लोग वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं इन जनरल यहाँ पे, फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं तो इनमें से कोई एक ही आदमी कर रहा होता ना, इंसान कोई भी अगर कर रहा होता तो इनमें से कोई एक ही कर रहा होता, तो इम्प्लाइज व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स यू सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विथ हाईएस्ट इनकम। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचने के लिए हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं किसी ऑफ़र का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोच रहा हूँ, इस ऑफ़र का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोच रहा हूँ, ध्यान सुनो आप, इस ऑफ़र का यदि मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोच रहा हूँ तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में इस ऑफ़र का कोई भी कैश फ्लो को कंसिडर नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन कैसे होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, कैश फ्लो मतलब उस ऑफ़र का कैश फ्लो, यानी उस ऑफ़र का कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैश फ्लो को मत घुसा दीजिए, दोनों को मिक्स कर देते हैं आप कई बार, बस इस चीज़ का मिक्सिंग ना हो। ऑफर का कैश फ्लो को अलग रखिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचते समय मैंने ऐसे समझाया था, दूसरे की थाली का घी, कि हम क्या छोड़ के आ रहे, क्या गवा के आ रहे हैं, यहाँ पे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है वो नहीं देखना है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शुड बी अंडरस्टूड ओनली विद रिस्पेक्ट ऑन ऑल्टरनेटिव, व्हाइल थिंकिंग ऑफ इट डू नॉट कंसिडर द कैश फ्लो ऑफ द ऑल्टरनेटिव हुज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बीइंग कंप्यूटेड। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मान लीजिए नहीं होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अगर ऑफर कर रहा होता नहीं तो कुछ भी नहीं कर रहा होता, अगर कुछ भी नहीं कर रहा होता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, नील होगा। ओके, सो अब इफ नो ऑल्टरनेटिव इज स्पेसिफाइड वी फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्स बीइंग आइडल। अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में, ये पॉइंट को कैसे समझाता हूँ मैं, एक बार ध्यान से सीख लीजिए आप। जैसे कभी ऐसा केस हो गया कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम प्रोडक्ट एक्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट वाई बना सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स में हम कंट्रीब्यूशन पर आवर जनरेट कर सकते हैं 50 रुपीज़ और वाई में जनरेट कर सकते हैं 30 रुपीज़। ओके, सो नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आवर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आवर क्या होगा? अब ये कैसा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है भाई, यहाँ तो पता नहीं चल रहा ना कि हम कौन सा ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट बनाया, आप इस पॉइंट को ध्यान से रेफ़र करें, ठीक है। क्या है, देखिए, इफ़ नो ऑल्टरनेटिव इज स्पेसिफाइड वी फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्स बीइंग आइडल। यहाँ तो कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं बोल रहा है ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि आप बताओ प्रोडक्ट ए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, ऑफर होना चाहिए ना, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, बट यहाँ तो कोई प्रोडक्ट नहीं बता रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आवर। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आवर निकालना है तो अब हम कैसे निकालें, तो हम मानते हैं कि मान लो ये आवर का भी और कोई यूज़ नहीं है, ऑफ़र यही है कि इसका और कोई यूज़ नहीं है, और ऑल्टरनेटिव्स है एक्स और वाई। मान लो कि ये ऑफर आवर का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ये आवर है हमारा जो आइडल पड़ा हुआ है, और ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, एक्स और वाई। तो अब इसका जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकालेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि हम क्या गवा के आ रहे हैं, आप बोलेंगे एक्स वाई दोनों गवा के आ रहे हैं, दोनों कैसे गवा रहे हैं, अगर आवर जाता तो दोनों में थोड़ी जाता, दोनों में से कोई एक में जाता, अभी तो करंट सिनेरियो तो यही है, दोनों में से किसी एक में जाता, ऐसे ही मानते हैं, ऐसे ही अज्यूम करके चलते हैं।
तो दोनों में से किस में जाता, एक्स में जाता कि वाई में जाता? आंसर इज बट ऑब्वियस, जिसमें हाईएस्ट इनकम आ रहा है उसमें जाता। करेक्ट, एकदम सही बोला आपने। आंसर साक्षी गोयल, थैंक यू, 50 रुपया आंसर है। और आपने एकदम सही बोला। मैं आपको वो थोड़ा टेक्स्ट का मतलब समझा रहा था कि मैंने क्या लिखा है। हो सकता है ना कई बार मैं कुछ सोच के लिख रहा हूँ, आप कुछ सोच के पढ़ रहे हो, इसलिए वो एग्जाम्पल से समझा दिया कि ये क्या लिखा है मैंने। इफ़ नो अल्टरनेटिव स्पेसिफाइड वी फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स being idle, that is highest of income foregone from all the available alternatives। available alternative आपके पास x और y, उसका जो highest है वो आपको लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जनरल में अपने बात करते हैं कि कंसिडर क्यों करते हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इसलिए कि कोई भी काम करने के पहले यदि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोच लिया जाए तो बाद में उस काम को करने का गिल्ट नहीं होता, ऐसा महसूस नहीं होता कि इससे अच्छा हम वो कर लेते वो कर लेते। अगर वो कर लेते तो पहले ही सोच लेते तो बाद में दुख नहीं होता ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है, यहाँ पे गिल्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है बस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक और नाम है एज यू नो शेडो प्राइस और मार्जिनल वैल्यू ऑफ रिसोर्स। ये चीज़ हम लोग तब निकालते हैं जब कोई रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्स के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। ओके, सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड और अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट, मतलब जितना आपको चाहिए उतना मिल नहीं रहा, तब उसके लिए शेडो प्राइस सोचते हैं कि हमारा कोई रिसोर्स है, हम इसको कहाँ लगाएं अभी हम सोच नहीं पा रहे, बट इसका कोई कीमत है कि नहीं है, इम्पॉर्टेंट कीमत है कि नहीं है, टाइम इसका वैल्यूएबल है। ये रिसोर्स का मान लीजिए अगर क्वांटिटी वैल्यूएबल है तो मैं इसको कहाँ यूज़ करूँ ये मैं सोच नहीं पा रहा, तो इसका बेनिफिट्स देखूंगा कि कहाँ पे इसका बेस्ट यूज़ है। तो जो बेस्ट यूज़ है वो इस रिसोर्स का प्राइस है, शेडो प्राइस बुलाते हैं। एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब मैंने रिसोर्स कितना मिला है, जैसे मेरे लेबर आवर्स मार्केट से बुलाते हैं तो 50 रुपये पर आवर में आ जाते हैं, बट इस 50 रुपये पर आवर में जो कॉस्ट लग रहा है उसको नहीं देखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कभी भी ये 50 रुपया में आ रहा है वो नहीं देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में उसका कॉस्ट मत देखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमेशा देखो कि इसके कारण क्या कमा लेते हैं आप। एक्स में जाते, वाई में जाते, एक्स में जाते 100 रुपये आता, वाई में जाते 200 रुपये आता। तो ये जो आपका 1 घंटा है जो आता बाजार में 50 रुपया में वो छोड़ दीजिए, बट आप इससे क्या कर सकते हो? आप 100 रुपया या 200 रुपया कमा सकते हो। तो आप क्या कमाते, 100 कमाते कि 200 कमाते? ऑफ कोर्स 200 कमाते, तो 200 आपका ये शेडो प्राइस रखता है। शेडो प्राइस मतलब ये रियल प्राइस नहीं है, शेडो प्राइस मतलब इसमें इसकी कमाने की शक्ति 200 रुपये की है। तो लिमिटेड रिसोर्स के लिए निकालते हैं। शेडो प्राइस मतलब एडिशनल इनकम दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ अ रिसोर्स। जैसे मार्जिनल कॉस्ट पढ़ते हैं ना आप, एडिशनल कॉस्ट फॉर एडिशनल 1 यूनिट, उसी तरह से मार्जिनल वैल्यू क्या है? एडिशनल इनकम दैट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ सच रिसोर्स। ओके, अगर रिसोर्स का सप्लाई अबंडेंट में आइडल में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा क्या? कभी नहीं होगा। अगर रिसोर्स आइडल में स्पेयर है, यस, विनोद साइनी ने बहुत अच्छा लिखा, प्रोएक्टिवली लिखा कि अगर हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, अबंडेंट सप्लाई है, तो उसका शेडो प्राइस नहीं होता है। एज देर विल बी नो सेक्रीफाइस ऑफ इनकम इफ द रिसोर्स इज यूज्ड इन एन ऑफर होगा, is used in an offer। ओके, अब अगर कोई रिसोर्स मान लीजिए लिमिटेड है, ओके, इफ़ द रिसोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर अ प्रोडक्ट और वो लिमिटेड है, अगर वो कोई प्रोडक्ट में यूज़ भी हो रहा है और वो लिमिटेड है, तो शेडो प्राइस विल बी कंट्रीब्यूशन लॉस फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ बीइंग अर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट। ओके, तो विच इज़ बीइंग अर्नड फ्रॉम द, यहाँ पे एक और आप डाल दें अदर प्रोडक्ट्स ऐसा लिख दें तो और क्लियर हो जाएगा मैसेज। इफ़ द रिसोर्स इज बीइंग यूज्ड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इज इन शॉर्ट सप्लाई, ऐसे समझो, अदर मत लिखो, आप ध्यान से सोचो। इफ़ द रिसोर्सेज इज बीइंग यूज्ड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इज इन शॉर्ट सप्लाई, ध्यान से देखो आप, अगर एक रिसोर्स है जो एक प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल है इसका कि प्रोडक्ट एक्स है फॉर एग्जांपल, इसमें अभी कंट्रीब्यूशन पर आवर 40 रुपीज़ आ रहा है, ओके, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज़ द शेडो प्राइस ऑफ एन आवर, और कुछ डिटेल ही नहीं दे रहा है, तो आप कैसे सोचोगे? आप एग्जांपल सोचो फिर आपने लिख लेंगे जो लिखना है। व्हाट इज़ द शेडो प्राइस ऑफ एन आवर, कैसे सोचेंगे? जैसे मैंने ऊपर में भी एग्जांपल में आपको बताया, ये वाला, ये जो स्टार देके बताया ना, उसी लॉजिक से हम जो लॉजिक लगा रहे हैं कि प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है 40, प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है 40, शेडो प्राइस ऑफ एन आवर आपको निकालना है,
तो आप कैसे सोचोगे कि सोचो आवर मेरा अभी कोई काम में नहीं आ रहा, अगर ये आवर है तो कोई काम में नहीं आ रहा, अभी कहाँ काम में आ रहा है, अदरवाइज एक्स में काम आ रहा है। जब भी कोई भी चीज़ का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने बोले और वहाँ पे लिखा नहीं है कि किस सिचुएशन का निकालना है, ठीक है, ऐसे लिखा है कि शेडो प्राइस ऑफ एन आवर टू बी यूज फॉर प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए के एंगल से सोचते हैं, बट प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया हुआ है, बस बोल रहे शेडो प्राइस ऑफ एन आवर बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम देखेंगे कि उस आवर को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट एक्स में, तो प्रोडक्ट एक्स से कितना कमा रहे हैं 40, तो मेरे को इसका कीमत 40 रुपीज़ चाहिए। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़िए आप इसको ठीक से, यहाँ पे इस पैरा को ठीक से पढ़िए। इफ़ द रिसोर्स इज बिंग यूज फॉर अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, एंड इज़ इन शॉर्ट सप्लाई, मान लीजिए शॉर्ट सप्लाई भी है, तभी शेडो प्राइस का बात होगा, नहीं तो शेडो प्राइस का बात नहीं होगा। द शेडो प्राइस विल बी द कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज। क्या होगा शेडो प्राइस? कंट्रीब्यूशन लॉस्ट फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ बिंग अर्नड फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द प्रोडक्ट मतलब यही वाला प्रोडक्ट एक्स। क्योंकि जब भी शेडो प्राइस सोचेंगे तो क्या, तो आप प्रोडक्ट का नाम बताओ किसके लिए निकालना, और कुछ नहीं बोला तो क्या समझो कि वो काम में नहीं आ रहा, अल्टरनेटिवली कहाँ काम में आ रहा है, एक्स में काम आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर सोचना है। सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, क्लास करने के बाद और अब जब एग्ज़ाम देने का समय आ जाता है तो वो गैप इतना ज़्यादा हो जाता है कि सोचने का तरीका भूल जाते हैं, उतना चीज़ तो नोट नहीं किया हुआ होता है ना। अभी ये सब चीज़ बस ध्यान दिला रहा हूँ, और इसलिए मैंने ये सब सेंटेंस चला चला के यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया कि कहीं आप ये सब चीज़ को स्किप ना कर रहे हो। ओके, एक और था फिर ये ट्रांसफ़र प्राइसिंग में बहुत काम आता है ये वाला पॉइंट। अगर कोई लिमिटेड रिसोर्स है, और समझिए वो लिमिटेड रिसोर्स हम अपने यहाँ पर 3 प्रोडक्ट में डाल रखे हैं। जैसे एग्जांपल बता देते हैं वापस, सोचिए मेरे पास प्रोडक्ट एक्स है, वाई और जेड है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर आवर आता है 50, यहाँ पे आ रहा है 20, यहाँ पे आ रहा है 80, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरे पास जितना भी लिमिटेड आवर्स होगा मैं पहले किसको दूंगा, एक्स को कि वाई को कि जेड को? आंसर इज जेड को। तो रैंक क्या हुआ, 1 2 3 कर देते हैं हम, रैंकिंग कर दिया। अब सारा आवर्स मैं जेड को देना चाहूँगा, मैं तो चाहूँगा मेरा सारा आवर जेड ही ले ले, 80 रुपये पर आवर कमा दे, बट क्या है, जेड का डिमांड का लिमिटेशन है, बाजार में जेड ज़्यादा बिक नहीं सकता, तो जितना बिक सकता उतना ही बनाएंगे। उसके बाद पता चला अब आवर्स और बच गए हैं तो क्या करें, तो आवर्स फिर एक्स को दे देंगे, जो की फैक्टर चैप्टर में आप सीखते हो ना, एलोकेशन, डिमांड लिमिटेशन है, तो जितना डिमांड है उतना बनाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट रैंक में जाओ, उसके बाद नेक्स्ट रैंक में जाओ। तो मान लीजिए मैंने अपना सारा आवर्स एक्स वाई जेड में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जितना भी आवर्स था मैंने एक्स में, वाई में, जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। मेरा प्रेफरेंस है पहले मैं सारा जेड को दे दूँ, बट जेड का डिमांड का लिमिटेशन है तो मैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। अब एक ऑफ़र आ गया, ऑफ़र आया, उस ऑफ़र में मान लीजिए मुझे प्रोडक्ट ए बनाना है, और उस प्रोडक्ट ए के लिए आवर्स का ज़रूरत है, तो मुझे आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं कहाँ से निकालूँ, जहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि जहाँ से सबसे कम फ़ायदा हो रहा है, किस में से आवर निकाल के इसमें ट्रांसफ़र करूँ? याद है क्या आपको, कुछ याद है? जल्दी जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। बीच में गौरव अग्रवाल ने क्वेश्चन पूछा है, थ्योरी ऑफ कांस्टेंट एंड शैडो प्राइस में क्या डिफरेंस है? एकदम अलग है, शैडो प्राइस और थ्योरी ऑफ कांस्टेंट एकदम अलग है, प्लीज़ मिक्स ना करिए। सिद्धार्थ का आंसर आया है कि वाई से सर आप ले लीजिए, यस वेरी गुड। कम फायदे वाले, यही मैं सुनना चाहता था कि कम फायदे वाले प्रोडक्ट से आपको अपना समय निकालना है, वेरी गुड। वाई से समय निकालिए, फिर वाई से काम ना बने तो फिर एक्स से निकालिए, फिर जेड से निकालिए, इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट कंट्रीब्यूशन यील्डिंग प्रोडक्ट्स। समय निकालना है तो कम से निकालिए, इसको ही हम लोग बोलते हैं सेवा भाव में, सेवा करिए, सेवा है ना। तो लीस्ट रैंक प्रोडक्ट से, लीस्ट रैंक से आपको समय निकाल के इधर डालना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ द लिमिटेड रिसोर्स इज बीइंग यूज्ड इन मल्टीपल प्रोडक्ट एंड वी हैव टू फाइंड द मिनिमम प्राइस ऑफ एन ऑफर वेयर रिसोर्स विल बी यूज्ड, वी रिलीज द रिसोर्स इन ऑर्डर ऑफ लीस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। देखो ज़्यादा कचरा नहीं कर लेना मेरे जैसे लिख लिख कर, ये एग्ज़ाम तक हॉल तक जाएगा, ये बुक आपका बुकलेट एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के ऐसे रिवाइज करोगे, ध्यान रखिएगा। सो ये कहीं भी ज़्यादा कचरा मत करने जाइए, इसमें बहुत लिमिटेड लिखिए और बहुत सुंदर से लिखिए, पेंसिल का इस्तेमाल करिए, पेन का इस्तेमाल मत करिए, ठीक है। पेंसिल से फिर बाद में इरेज करके भी सही कैसे कर सकते हैं, बहुत लिमिटेड लिखिएगा। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक रूल होता है कि जैसे सोचो इसमें प्रोडक्ट ए में एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 घंटा लगेगा, ओके, और
वो 2 घंटा मुझे अगर निकालना है तो जैसे कि आपने कहा कि सर आप वाई से निकाल दीजिए। ओके, तो प्रोडक्ट ए का शेडो प्राइस कितना होगा जल्दी बताएं। प्रोडक्ट ए का शेडो प्राइस कितना होगा जल्दी बोलें, आंसर टाइप करें। प्रोडक्ट ए का शेडो प्राइस क्या होगा जल्दी बोलें। हम्म, आंसर आ गया 40। वेरी गुड। फिर 20 किसने बोल दिया? गौरव अग्रवाल, आप मिस्टेक कर रहे हो। 60 इज़ रॉन्ग मोहित कौशिक। श्रेया गुप्ता 20 इज़ रॉन्ग, 40 इज़ द करेक्ट आंसर। ये 20 रुपया पर आवर 2 घंटे का लगेगा, तो इसका शेडो प्राइस बन गया आपका 40 रुपीज़। ओके, थैंक यू ऑल। बस अब और चैट ना करें आप, मैं समझ गया आपका आंसर्स। शेडो प्राइस इज़ 40। ओके, शेडो प्राइस इज़ 40 रुपीज़। नाउ कम से कम ए बनाने के लिए आपको कितना रुपया ए का कंट्रीब्यूशन चाहिए? ए बना के संतुष्टि कब होगा कि ए से कम कितना रुपया फ़ायदा होना चाहिए? क्वेश्चन है मेरा, ए से कम कितना रुपया आना चाहिए तब ए बनाकर फ़ायदा होगा। हाउ मच कंट्रीब्यूशन शुड वी गेट एट लीस्ट फ्रॉम ए? और इसका भी आंसर है 40। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है, प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इफ इट्स कंट्रीब्यूशन इज एबल टू रिकवर इट शेडो प्राइस ऑफ द रिसोर्स यूज्ड इन इट। प्रोडक्ट कब बनाओगे? जब उसका कंट्रीब्यूशन उसका शेडो प्राइस को उठा पाए। ठीक है, ध्यान रखना, बस प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब उसका कंट्रीब्यूशन उसका शेडो प्राइस को उठा पाए। ओके, 40 रुपीज़। तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार आपको सब वापस गो थ्रू करना है और कोशिश करिए कि ये सब जो नोट्स है, मिनिमम नोट्स है एकदम चैप्टर के, ये सब मगअप हो जाए। जितना आप मगअप कर लेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में रिकॉल करने में बहुत आसान होगा, कोई भी सम हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। ये मगअप नहीं करेंगे, याद नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में फिर गुमराह हो जाएंगे। इसका आंसर मैं आपको वापस रिपीट कर दूं कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन दैट यू नीड फ्रॉम प्रोडक्ट ए इज़ हाउ मच? 40 रुपीज़, जिसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस ओनली इफ इट्स कंट्रीब्यूशन इज एबल टू रिकवर इट शेडो प्राइस ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन इट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी गेन पे जा रहे हैं। अभिषेक सिंह, आपका चैट वर्क कर रहा है, मुझे चैट मिल रहा है, मैं सबका चैट पढ़ता नहीं हूँ। ओके, अगर मैं चैट सबका पढ़ने लगा तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी और आपकी क्लास बैठ जाएगी। ओके, आप पे अटेंशन दीजिए। अपॉर्चुनिटी गेन, अपॉर्चुनिटी गेन पे आ जाइए आप। अपॉर्चुनिटी गेन, अपॉर्चुनिटी गेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अपोजिट है। जैसे अगर मैं एक ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मेरे पास ऑल्टरनेटिव ए बी सी भी है, तो इस ऑफ़र का अपॉर्चुनिटी गेन यदि मैं देखूँगा तो मेरे डेफिनेटली इस ऑप्शन में ना इनकम आने के वजह कॉस्ट लगने थे। यहाँ 100 रुपया, यहाँ पे 1000 रुपया, और यहाँ पे सोचो कॉस्ट 500 रुपया। तो अगर ऑफ़र नहीं होता तो मैं इन तीन में से किस ऑप्शन में जाता जिसमें मेरा लीस्ट कॉस्ट होता? ठीक है, किस में जाता जिसमें मेरा लीस्ट कॉस्ट होता, ये बेस्ट है। सो अब अगर ऑफ़र आ गया तो फिर मैं ए में नहीं जा पाऊँगा। आप ये नहीं बोलना कि ऑफ़र आ गया तो मैं ए बी सी तीनों में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि बी और सी रिजेक्ट ही हो जाते हैं क्योंकि उसका कॉस्ट ए से ज़्यादा है। सो ऑफ़र के कारण मेरा अपॉर्चुनिटी गेन कितना माना जाएगा? 100 रुपीज़। So what is opportunity gain? Cost saved or benefits achieved from the next best alternative while selecting a course of action. Okay, next best alternative कौन सा? least cost है, least cost को लेना है। अपॉर्चुनिटी गेन कैन ऑल्सो बी रिटन एज नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है -100। जैसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है कि इस सिनेरियो को डिस्क्राइब करो और बोल रहे फाइंड करो ऑफर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप बोलेंगे कॉस्ट तो कॉस्ट यहाँ पे -100 है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो अपॉर्चुनिटी गेन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, इतना सही है। और ध्यान क्या देना है बार बार कि आपका एक प्रेजेंटेशन है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट लॉस लेस बेनिफिट अचीव्ड। कॉस्ट टू बी इनकर्ड में ऑफर का जो चला के खर्चा लगा, बेनिफिट लॉस मतलब ऑफर के कारण जो अल्टरनेटिव्स हम सेक्रीफाइस करके आ रहे हैं उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसका जो हाईएस्ट इनकम है वो मेरा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। बेनिफिट अचीव मतलब क्या हुआ कि ऑफर के कारण जो ऑप्शन हम छोड़ के आ रहे हैं उस ऑप्शन में जो कॉस्ट लगता है उसमें से जो लीस्ट कॉस्ट है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी गेन बना।
ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाईएस्ट इनकम, अपॉर्चुनिटी गेन लीस्ट कॉस्ट। तो इससे मेरा नेट कॉस्ट आ गया और फिर मैं और रेवेन्यू से कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। याद हो आपको पूरा सिचुएशन था इसमें, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल में एक फ्लो चार्ट आपको क्लास में बना के ही मैं देता था, तो इसमें मैं बस फटाफट ऐसे ही चार्ट के थ्रू डिस्कस कर लेता हूँ। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल जब भी देखना है तो आपको कैसे देखना है कि पहले वो मटेरियल स्टॉक में है कि स्टॉक में है, या स्टॉक में है तो एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ और अभी रिसीव नहीं हुआ है, ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आप मालिक बन गए, रिसीव नहीं हुआ तो वो उस फिजिकल डिलीवरी नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ओनर नहीं हैं। तो इन स्टॉक और ऑर्डर प्लेस्ड एक जैसा ही है। और दूसरा केस हो सकता है कि आपको वो मटेरियल मान लीजिए ऑर्डर करने पड़ेंगे, यू हैव टू ऑर्डर। जैसे ऐसा सिनेरियो माइंड में एक बार घुमाओ कि मेरे पास एक ऑफ़र आया है जिसके लिए एक मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वो मटेरियल मेरे पास स्टॉक में हो सकता है या फिर मुझे वो नया मंगाना पड़ेगा। दो ही केस है, क्या तो स्टॉक में होगा या तो नया मंगाओ। ओके, अब स्टॉक में है तो फिर किस कारण से वो देखना पड़ेगा कि स्टॉक में है तो क्यों है, क्या तो रेगुलर यूज़ के लिए है, या तो पहले का पुराना पड़ा हुआ है, या फिर वो टॉक्सिक है, हम लोग हटाना चाह रहे थे। याद करो, ये सब सिनेरियो आपको क्लास में बताया हुआ है, मैं बस फटाफट ब्रीफ अप कर रहा हूँ। फिर से ध्यान दीजिए, मटेरियल मेरे पास स्टॉक में है, ठीक है, और स्टॉक में है तो उसका कारण खोज रहे कि क्या कारण से आपके पास स्टॉक में है, क्या तो मेरे काम नहीं आता है, क्या तो मेरे काम आता है, या तो फिर वो जहरीला है, टॉक्सिक है और हम हटाने का सोच रहे हैं। टॉक्सिक है तो मैंने एक लाइन बोला कि मैं हटाने का सोच रहा हूँ। और अब रेलिवेंट कॉस्ट सोचना है, ध्यान से सुनो, रेलिवेंट कॉस्ट सोचना है, यानी एक सिनेरियो को लेके चलो। आप कस्टमर हो, आप ऑफ़र लेकर आए मेरे पास, मैं आपको मदद करूँगा, और वो ऑफ़र में आपको एक मटेरियल का ज़रूरत है, आपका काम करने के लिए एक मटेरियल का ज़रूरत है, और वो मटेरियल मेरे पास स्टॉक में और पड़ा है, कोई काम में भी नहीं आता है, तो मैं आपसे क्या रेलिवेंट कॉस्ट वसूल करूँ? आंसर इज़ द स्क्रैप वैल्यू, बेनिफिट्स लॉस्ट, याद है ना। फिर मैंने ऐसे भी सिखाया था, हो सकता है कि अगर आप नहीं आते तो ये मटेरियल को मैं कुछ और प्रोडक्ट बनाने में लगा लेता, तो फिर उसका रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? स्क्रैप वैल्यू और वहाँ पे जो नेट इनकम आ रहा है, दोनों में जो हायर है। ध्यान से, मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है, नॉन मूविंग है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, काम नहीं आ रहा है, ओके, और वो मटेरियल आपके ऑफ़र में ज़रूरत है। तो मैं, आप एक मिनट, अच्छा मिला सिद्धार्थ अग्रवाल, आपने एक अच्छा पॉइंट बोला, आपने लिखा सिर्फ स्क्रैप वैल्यू ले लो, यही रॉन्ग होता है आपका। सिर्फ स्क्रैप वैल्यू क्यों ले लो भैया, ये गलत बोल रहे हैं आप। आपको ऐसे दिमाग में बिठाना है कि मेरा रेलेवेंट कॉस्ट इज स्क्रैप। अगर ही मैं सिर्फ कर रहा होता तो स्क्रैप हो सकता है ना, कि अगर आप नहीं आते ऑफर लेकर तो मैं उसको कोई और प्रोडक्ट में ले जा सकता था, वहाँ से कुछ इनकम कमा सकता था, तो वहाँ पे इनकम ज़्यादा आता तो मैं तो वही करता ना। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि स्क्रैप वैल्यू लेना है? आपको हमेशा याद रखना है कि सर, जो बेस्ट यूज़ आप करते हैं ना, मतलब अगर ऑफ़र नहीं आता तो मैं अपने मटेरियल का कोई बेस्ट यूज़ करता। बेस्ट यूज़ मतलब क्या, तो स्क्रैप करता या कोई और काम में लेता, तो जो दोनों में हाईएस्ट इनकम मुझे देता मैं तो वही कर रहा था। तो वो हाईएस्ट इनकम आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, रेलिवेंट कॉस्ट में बेनिफिट लॉस नहीं लिखा, मैं बेनिफिट लॉस लिखा, स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखा। बेनिफिट लॉस का मतलब है हाईएस्ट ऑफ जितना भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, क्या तो स्क्रैप है, या आप सब्सटीट्यूट करोगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट आप बनाओगे, न्यू प्रोडक्ट बना लोगे उससे, तो उसका इनकम जो भी है हाईएस्ट लेना है। खाली स्क्रैप वर्ड दिमाग में मत बैठाइए, ओके। या डिस्पोजल कॉस्ट होगा तो वो नेट हो जाएगा। अगर कोई भी कॉस्ट ये इनकम को पाने के लिए आपका लग रहा है, डिस्पोजल कॉस्ट लग रहा है, तो वो आपका नेट कर लेंगे। थैंक यू तेजस, ये भी आपने ठीक बोला। हाईएस्ट ऑफ स्क्रैप, सब्सटीट्यूट एंड कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन इनटू न्यू प्रोडक्ट। नाउ सेकंड इज, अगर वो मटेरियल मेरे काम में आता है, रेगुलर यूज़ का मटेरियल, और आप बोलते हो ऑफर के लिए चाहिए, तो फिर भैया आपको ये मटेरियल दे दूंगा तो मेरा रेगुलर काम कैसे चलेगा? तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, रेगुलर स्टॉक को छोड़ो, नया मंगा के दे दो। यानी रेलिवेंट कॉस्ट इज करेंट मार्केट प्राइस, करेंट परचेज प्राइस, ओके। करेंट पीपी मतलब करेंट परचेज प्राइस, ओके। ये मैं स्टॉक से भी दे दूंगा तो तुरंत मुझे स्टॉक के लिए नया लाना पड़ेगा, तो मेरा चला के कॉस्ट, नया कॉस्ट है, तो नया कॉस्ट मुझे चाहिए। और थर्ड केस, अगर मेरा मटेरियल पड़ा हुआ है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब रेगुलर यूज़ नहीं है, टॉक्सिक का मतलब इम्प्लाइड है कि मैं उसको हटाने ही जा रहा हूँ, वेटिंग फॉर रिमूवल,
ये ध्यान रखिएगा, ये इम्प्लाइड अजम्पशन है कि मैं टॉक्सिक है तो उसको हटाने ही जा रहा था कि आप आ गए कि सर मेरे को तो ये मटेरियल लगेगा, तो मैं बोला मेरे तो हटाना था तो मेरे हटाने का जनरली उसका कॉस्ट होता है, तो आपके कारण मेरा कॉस्ट बच गया, तो वो क्रेडिट मैं आपको दे सकता हूँ, कॉस्ट बाजार में देता वो आपको दे दूंगा, ऐसे सोच रहे हैं। अगर वो टॉक्सिक चीज़ को हटवाने का 1000 रुपये लगता तो मैं आपको 1000 रुपये का बेनिफिट दे सकता हूँ। ऐसे नहीं करते जनरली कि वो कस्टमर को कैश दे देते हैं, मैं आपको क्रेडिट दे सकता हूँ। आप मुझे फिर कुछ भी मत दो तो भी मेरे 1000 रुपये बचा, आप 1 रुपया दो तो मेरे 1001 बच गया, आप 100 रुपये दे दो मेरे 1100 बच गया, ऐसे सोचते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर वो मटेरियल मुझे खरीदना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ही नहीं, स्टॉक में ही नहीं है, मुझे खरीदना है, तो ऑब्वियसली जो खरीदने का कॉस्ट है वो रेलिवेंट कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल टू बी परचेज्ड, राइट। अगर मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो ऐसा भी केस हो सकता था, ये एग्जांपल आपको क्लास में कराया हुआ है कि वो मटेरियल लॉट में मिलता है, इफ़ मटेरियल्स आर टू बी परचेज इन लॉट्स, ओके। मटेरियल अगर लॉट में परचेज करना है तो आपको दो केस ध्यान रखना है कि जो अब लॉट में ख़रीदने जाएंगे तो एक पैकेट का साइज़ है, मान लो बैच साइज़ है, 1000 यूनिट के नीचे मिलेगा नहीं। अब मेरे को ऑफ़र के लिए सिर्फ 700 चाहिए, तो 300 एक्स्ट्रा आ रहा है, वो 300 का क्या करूँगा। तो ऐसे सोचना है कि रेलिवेंट कॉस्ट के समय वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ जा रहा है लॉट में ख़रीदने का उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए दो केस हो सकता है कि वो कोई काम का नहीं है, आपका कोई काम का नहीं है तो उसको स्क्रैप कर देंगे, उसका स्क्रैप वैल्यू आपको नेट कर लेना है। बेसिकली कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ 300 यूनिट, तो नेट कॉस्ट 700 का आ गया। और अगर वो जो बचा हुआ है वो आप हमारे किसी और कस्टमर के काम में लग जाएगा, हम अपने पास टेक ओवर कर लेंगे, तो फिर हम आपसे 700 का ही परचेज कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चार्ज कर लेंगे, 1000 का चार्ज नहीं करेंगे। मतलब जो कॉस्ट टू बी इनकर्ड है 1000 का ही लगा, बट 300 का जो रिबेट आपको देंगे कि आपके काम में यूज़ नहीं है कहीं और यूज़ आ जाएगा, तो 300 का रिबेट जो एक्चुअल परचेज प्राइस है उस पर ही रिबेट दे देंगे। सो यहाँ पे दो बात आ रही है, नो यूज़ ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल है तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द लॉट परचेज माइनस, यहाँ माइनस है, देखिए ठीक से माइनस है, माइनस साइन है यहाँ पर, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी, और रेगुलर यूज़ है तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑफर, उसको प्रोपोर्शनेट कर लेना है, मतलब फिर बैच साइज से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर में आप देखिए लेबर दो तरह के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पर्दे के पीछे झांक के देखो, याद है, लिफ्टिंग द वेल टू अंडरस्टैंड वेदर द वर्कर इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर इफ़ डायरेक्ट वर्कर्स आर नॉट टर्मिनेटेड, इफ़ डायरेक्ट वर्कर्स आर नॉट टर्मिनेटेड, उनको रिडंडेंट नहीं बना रहे, छोड़ नहीं रहे, डिस्चार्ज नहीं कर रहे, सब कीवर्ड याद आ रहा है आपको, नॉट टर्मिनेटेड, डिस्चार्ज्ड और मेड रिडंडेंट, देन दोज आर नॉट एक्चुअली डायरेक्ट वर्कर, दे आर इनडायरेक्ट वर्कर्स। कुछ याद है ऐसा, दे आर इनडायरेक्ट वर्कर्स, तो उसका रेलिवेंसी इनडायरेक्ट की तरह सोचते हैं। सो ये डायरेक्ट वर्कर को लेकर था बातचीत। डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट लेबर है, ओके। अच्छा, जितेश सुल्तानिया का एक क्वेरी मैंने अभी देखा, डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट प्राइस एंड करेंट रीसेल प्राइस। रीसेल प्राइस हो जाता है जनरली आपका स्क्रैप वैल्यू जैसा, मतलब यूज़ किया हुआ, रीसेल इज़ लाइक यूज़ किया हुआ, और रिप्लेसमेंट प्राइस इज़ नया प्राइस, ओके। साक्षी गोयल का क्वेश्चन है, दिस कॉन्सेप्ट्स कैन बी आज इन MCQs, CMA में आ सकता है, CMA नहीं। नेक्स्ट श्रेया गुप्ता का क्वेश्चन है, रॉ मटेरियल इज़, व्हेन रॉ मटेरियल इज़ अ की फैक्टर देन रेलिवेंट कॉस्ट वाला पॉइंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी क्वेरी। रॉ मटेरियल इज़ अ की फैक्टर देन रेलिवेंट कॉस्ट वाला पॉइंट, मुझे आपका क्वेरी नहीं समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेरी आप लास्ट में पोस्ट करिए ना, एक बार मुझे ख़त्म करने दीजिए, आप वेट करिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, लेबर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कभी कभी इनडायरेक्ट जैसा ट्रीट किया जाता है, कब, जब डायरेक्ट वर्कर को हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, ओके। और या कभी ऐसे भी याद रखना, एक सम कराया था मैंने आपको रंगा बिल्डर्स वाला, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स को बताया जा रहा था कि एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट में मूव कर लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ता है, तो स्किल्ड वर्कर्स मूव फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मेक्स देम इनडायरेक्ट इन नेचर, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रूल क्या होता है कि जहाँ पे काम होता है वहाँ पे जाके लोकल प्रोक्योरमेंट करते हैं। अगर लोकल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और
तो वो डायरेक्ट ही होता है। बट अगर आप एक साइड से दूसरा साइड पे मूव करा रहे हैं, मतलब आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे, छुट्टी नहीं दे रहे, मतलब वो इनडायरेक्ट नेचर के हो जाते हैं। तो डायरेक्ट लेबर यदि आपका, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट लेबर यदि अगर आपका किसी ऑफ़र में चाहिए और वो ऑफ़र के लिए डायरेक्ट वर्कर बाज़ार से बुला के करा सकते हो, बाज़ार से बुलाओ ऑफ़र का काम करा दो, तो जितना खर्चा लगा वो ऑफ़र वाले से ले लो। ठीक है, मतलब डायरेक्ट लेबर इफ़ दे आर इजी टू हायर, they are in abundant supply and they are easy to hire, then whatever the cost incurred is there that you can recover from the offer. If there are no direct labor available in the market and there is some availability in the regular work का भी काम उससे पूरा नहीं हो रहा। सोचो रेगुलर वर्क में हमारा जो रोज का ग्राहक है जिससे हम अपना बिजनेस में कमाते हैं, वो रेगुलर वर्क का काम भी पूरा नहीं हो रहा मेरा, डायरेक्ट वर्कर मेरे लिए वहाँ पे भी पूरा अवेलेबल नहीं है। तो अब आपका ऑफ़र आता है तो हम ना नहीं बोलते कभी भी किसी को भी, हम बोलते ठीक है यहाँ से छुड़वा के वहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा वो आपसे लेंगे, प्लस उसका जो कॉस्ट है वो भी लेंगे। कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, याद है ना, कॉस्ट टू बी इनकर्ड प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, अगर वो रेगुलर वर्क छोड़ के जाएगा तो। और तीसरा है, यदि वो, मान लीजिए आप रिडंडेंट उसको बना रखे हैं, आपके पास सरप्लस है, आप फिर भी हायर करके रखे हैं, उसको छोड़ते नहीं आप, ऐसा होता है ना, डायरेक्ट वर्कर को आप छोड़ नहीं रहे, आपके पास काम भी नहीं है बट फिर भी आप बैठा के रखे हुए हैं, तो वो इनडायरेक्ट नेचर का हो गया। उस समय उसका रेलिवेंट कॉस्ट इनडायरेक्ट की तरह देखेंगे। तो यही वाला पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और इनडायरेक्ट वर्कर है यदि, इनडायरेक्ट वर्कर है यदि और हमारे पास खाली बैठा हुआ है और ऑफ़र आया उसमें इनडायरेक्ट वर्कर का कुछ घंटा का ज़रूरत है, तो स्पेयर है, खाली बैठा हुआ है, नॉट बिजी है, तो मेरे को इनडायरेक्ट वर्कर को क्या होता है कि हर महीना का सैलरी देना ही होता है, उनका कॉस्ट कमिटेड होता है। डायरेक्ट वर्कर का कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होता है, इनका जो कॉस्ट होता है ना वेरिएबल कॉस्ट होता है, इनका जो कॉस्ट होता है वो कमिटेड फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, तो वो तो वैसे भी मेरे से चार्ज लेगा, अगर वो कुछ भी काम नहीं कर रहा होता तो उसका तो कमिटेड मंथली सैलरी है। अब आपका ऑफ़र के लिए कुछ घंटे की ज़रूरत है, यदि अगर आपके घंटे के लिए कुछ ज़रूरत है, अगर आपके कंटेंट के लिए कुछ ज़रूरत है, यदि ओके अगर आपके कंटेंट के लिए कुछ ज़रूरत है, ध्यान से सुनो, आपके ऑफ़र के लिए कोई वो वर्कर की ज़रूरत है, तो आपको कुछ अलग से इनकर करना नहीं है, द कॉस्ट इज़ निल। ओके, द कॉस्ट इज़ निल, कुछ अलग से इनकर करना नहीं है तो कॉस्ट इज़ निल। और अगर ये इनडायरेक्ट वर्कर कोई और रेगुलर काम में इन्वॉल्व है, ये इनडायरेक्ट वर्कर कोई और रेगुलर काम में इन्वॉल्व है, तो ये इनडायरेक्ट वर्कर कोई रेगुलर काम में इन्वॉल्व है, तो उस समय वहाँ से वो कुछ कमाई ला रहा होगा, तो वो कमाई लॉस्ट आपको यहाँ पे लेना है, बट कॉस्ट टू बी इनकर्ड अभी नहीं लेना, बिकॉज कॉस्ट टू बी इनकर्ड उनका कमिटेड है। और थर्ड, यदि कोई इस इनडायरेक्ट वर्कर से ओवर टाइम करा के हम लोग कोई काम करवा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी ओवर टाइम करवा के ऑफ़र का काम करवा रहे, तो जो ओवर टाइम का चार्ज हमने इनडायरेक्ट वर्कर को दिया वो हम यहाँ पे वो रिकवर करेंगे। एक बार फिर से दिमाग में सजा लीजिए, ये सब चार्ट आपको माइंड में रखना है, ये सब चार्ट आपको दिमाग में पूरा सजा के रखना है। ओके फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू। वेरी स्मॉल थिंग नाउ, रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स में सिंपल है, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दो आता है। ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दो आता है। तो वेरिएबल ओवरहेड में एक चीज़ बताया हुआ है कि अगर वो पहले से इनकर किया हो तो वो संक है, अगर आप फ्यूचर में इनकर करने वाले हैं तो वो रेलिवेंट है। पहले से इनकर किया हो तो वो संक है और उसको इरेलीवेंट मानना है, और फ्यूचर में इनकर करने वाले हैं तो वो रेलिवेंट है। ध्यान दे लीजिए। ओके, फ्यूचर में इनकर करने वाले हैं तो वो रेलिवेंट है। नेक्स्ट आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड अगर अवॉइडेबल नेचर का है तो वो रेलिवेंट है, और अनअवॉइडेबल नेचर का है तो इरेलीवेंट है। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ सर का बताने का नहीं है। जस्ट क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड में, ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है वेरिएबल ओवरहेड इज एज अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर और एज अ रेट पर लेबर आवर। कभी कभी
वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ होता है एज अ रेट पर लेबर आवर। ओके, तो जब परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट या फिर एज अ रेट पर लेबर आवर दिया हुआ है तो उस समय एक्चुअल लेबर कॉस्ट को लिया करेंगे, ना कि रेलिवेंट लेबर कॉस्ट को। अप्लाई द गिवन रेट ऑन एक्चुअल लेबर आवर्स और एक्चुअल लेबर कॉस्ट एंड नॉट ऑन रेलिवेंट लेबर कॉस्ट। इस चीज़ पे आप ध्यान देंगे। ओके, और नेक्स्ट आ रहा है कमिटेड फिक्स्ड ओवरहेड। कभी कभी क्वेश्चन में कमिटेड फिक्स्ड ओवरहेड कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है, इनडायरेक्टली दिया हुआ होता है। कमिटेड फिक्स्ड ओवरहेड कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है, इनडायरेक्टली दिया हुआ होता है। तो उसके लिए क्या है, चार्ज्ड, एडेड, रिकवर्ड, अप्लाइड, एब्सॉर्ब्ड, अपोर्शनड और गिवन एज अ परसेंट इन फॉर्म और रेट पर यूनिट और रेट पर लेबर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड जब इस तरह से दिया है तो आप समझ जाते हैं कि वो कमिटेड है, तो कमिटेड कॉस्ट को इग्नोर करना है। जैसे ऐसे भी लिखा हो समटाइम्स कि जस्ट ऐसे दिया हुआ है फिक्स्ड ओवरहेड इज़ ₹10,000, तो अनटिल अनलेस वो चला के लिखा हो कि ये फिक्स्ड ओवरहेड आपका एक्स्ट्रा फिक्स्ड ओवरहेड है, अलग से लगने वाला है, तो आप इसको इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड इज़ ₹10,000 अगर ऐसा लिखा हुआ है, अनलेस स्पेसिफिक, आप उसको हमेशा कमिटेड ही माने। ओके, नेक्स्ट आ रहा है रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब है कि कोई मशीनरी है जो हम लोग ऑफ़र के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर ऑफ़र, तो उसका कॉस्ट क्या होगा। ठीक है, और वो मशीनरी में डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब क्या है कि वो ओन करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा, क्या तो ओन्ड है या फिर परचेज़ करना पड़ेगा मशीनरी जो किसी ऑफ़र के लिए चाहिए। नहीं तो हम भाड़े पे भी ला के ऑफ़र का काम कर सकते हैं, तो उस समय मशीनरी हायरिंग चार्जेस एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है, तो रेलिवेंट हो गई। सो पॉइंट क्या है, मशीनरी अगर ओन है या फिर परचेज़ करना पड़ेगा और ऑफ़र के लिए ज़रूरत है, तो इसलिए इन पोजीशन है मतलब ऑलरेडी ओन्ड है आपका, इन पोजीशन है मतलब ओन्ड है, और ओन्ड है तो उसका रेलिवेंट कॉस्ट कैसे देखोगे, तो ओन्ड है तो क्यों ओन्ड है, काम में आता होगा या फिर आइडल पड़ा होगा। अगर ओन्ड है और आइडल पड़ा हुआ है तो क्यों आइडल पड़ा हुआ है, रखने के लिए नहीं है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि उसको स्क्रैप कर दो। मान लीजिए मशीन स्क्रैप करके 5,000 रुपये मिलता, अब ऑफ़र आ गया, तो ऑफ़र आएगा तो वो मशीन यूज़ कर रहेगा, तो ऑफ़र में वो मशीन मान लीजिए 1 महीना यूज़ होगा। 1 महीना के बाद, 1 महीना के बाद उस फिर स्क्रैप कर सकते हैं आप। अगर 1 महीने के बाद स्क्रैप करके 1,000 रुपया मिलेगा, अभी कितना मिल रहा है 5,000, 1 महीने के बाद स्क्रैप करके 1,000 रुपया मिलेगा, तो डिफरेंस कितना हो गया 4,000। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया 4,000, ध्यान रखना, डिफरेंस 4,000 इज़ द रेलिवेंट कॉस्ट। फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मशीन ओन्ड है और क्यों है ओन्ड, काम में नहीं आता है, तो काम में नहीं आता है तो क्यों रख रखे हो, इसलिए रख रखे हैं कि शायद स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप करेंगे तो कितना मिलेगा 5,000 मिलेगा। ऑफ़र में यही मशीन का ज़रूरत है, दे दो। ऑफ़र में 1 महीने के बाद मशीन फिर खाली हो जाएगा, फिर स्क्रैप कर देंगे, उस समय स्क्रैप का 1,000 रुपये मिलेगा, तो 5,000 की जगह 1,000 मिल रहा है, मतलब 4,000 का लॉस हो गया, तो 4,000 रेलिवेंट कॉस्ट है। उसी तरीके से एक और सोचो कि मशीन ओन्ड है, पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, काम में आता है। अब काम में आता है तो हम ऑफ़र के लिए मशीन कैसे दे दें, ये वाला मशीन दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे, नया मशीन ले आओ, नया मशीन का करेंट परचेज कॉस्ट लगेगा। अब ऑफ़र ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद हम अज्यूम करें कि उसके बाद भी ये मशीन काम में आ जाएगा, तो जब काम में आ जाएगा तो उसको उस समय के परचेज कॉस्ट पे स्टोर में ले लेंगे या अपने रेगुलर यूज़ में ले लेंगे, तो उस में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा, डिफरेंस इन करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डिफरेंस इन करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब जब मशीन खरीद के लाए थे तब जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है यानी परचेज कॉस्ट है, और जब काम ख़त्म हो जाएगा ऑफ़र का, उस समय बाज़ार में उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो चल रहा होगा वो दाम पे उसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, मशीन अब पोजीशन में क्यों है, काम में नहीं आ रहा है, काम में नहीं आ रहा है तो स्क्रैप करो, स्क्रैप करो 5,000 मिलेगा। ऑफ़र में 1 महीना के लिए चाहिए, दे दीजिए, देने के बाद फिर क्या करें, मशीन काम काम ख़त्म हो गया अगर 1 महीने बाद, तो मशीन का क्या करें, फिर स्क्रैप कराइए, स्क्रैप करने के 1,000 रुपये मिला, तो डिफरेंस इन जो रिप्लेसमेंट, डिफरेंस इन जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपका रेलिवेंट कॉस्ट हुआ, यानी 5,000 माइनस 1,000, 4,000। अब मशीन अगर हमारे पास यहाँ पर है, करेक्ट, क्या है, यहाँ पर मशीन हमारे पास पोजीशन में है, और वो क्यों रहा है पोजीशन में, क्योंकि काम में आ रहा है, काम में आ रहा है, तो हम ये वाला मशीन तो ऑफ़र में दे नहीं सकते, ये मशीन काम में रखेंगे। ऑफ़र के लिए मशीन चाहिए, नया ले आएंगे, नया लाएंगे
और फिर काम ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि काम ख़त्म होने के बाद वो वापस यूज़ हो जाएगा। तो यूज़ हो जाएगा तो उस समय जो उसका परचेज वैल्यू मार्केट में चल रहा होगा, रीसेल वैल्यू नहीं, परचेज वैल्यू, एज इफ नया मशीन हम वापस अंदर ले रहे हैं, तो उस समय रेगुलर यूज है तो डिफरेंस इन परचेज कॉस्ट, नो अदर यूज है तो डिफरेंस इन रीसेल वैल्यू। अब एक केस क्या हो सकता है कि मशीन हमारा टू बी परचेज है, फॉर एग्जांपल मशीन क्या है हमारा, टू बी परचेज है। ओके, टू बी परचेज मतलब हमारा पास मशीन पहले से नहीं है, ऑफर आया तो मशीन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, मशीन लेके आना पड़ेगा, तो अब क्वेश्चन आता है कि ऑफर जब ख़त्म हो जाएगा तब मशीन का क्या यूज़। तो पता चला कि ऑफ़र ख़त्म होने के बाद मशीन का कोई यूज़ नहीं है, रेगुलर में काम नहीं आएगा, तो ऑफ़र के लिए लेके आओ, काम करो, फिर काम ख़त्म होने के बाद स्क्रैप कर दो। तो रेलिवेंट कॉस्ट कैसे आएगा, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट द स्टार्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एट द एंड, परचेज कॉस्ट एट स्टार्ट माइनस रीसेल वैल्यू एट एंड। ठीक है, परचेज कॉस्ट एट स्टार्ट माइनस रीसेल वैल्यू एट एंड। इसी तरह से अगर मशीन हमारा ख़रीदा गया नया और पहले से हमारे पास था नहीं, ऑफ़र ख़त्म होने के बाद हमारे काम में आ जाएगा, अभी काम में नहीं आ रहा है बट ऑफ़र ख़त्म होने के बाद काम में आ जाएगा, तो परचेज कॉस्ट एट स्टार्ट माइनस परचेज कॉस्ट एट एंड, विच इज़ वी कॉल एज डिफरेंस इन परचेज कॉस्ट। जब भी हम अपने पास लेंगे तो हम एज इफ वो नया खरीद रहे हैं अपने यहाँ पर उस दाम पे टेक ओवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें एक अजीब सा क्वेश्चन आता है कि सर जब ऑफ़र स्टार्ट हुआ तो मशीन 5 लाख का है, ठीक है, ऑफ़र एंड हुआ तब बाज़ार में वो मशीन 6 लाख में मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। एब्सर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऑब्सोलीट हो जाते हैं ना कोई भी टेक्नोलॉजी, तो उसका दाम हमेशा घट जाता है। तो 6 लाख जो आ रहा होगा वो एडवांटेज वाला कोई मशीन होगा, कोई एडवांस मशीन होगा, उसका दाम 6 लाख हुआ होगा, वो 5 लाख वाला का प्राइस गिरा ही होगा, 4.5 हुआ होगा। हाँ, अब आप यूज़ भी किए अच्छे से और फिर आप रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं ना, हो सकता है आप यूज़ भयानक तरीके से कर चुके ऑफर में, फिर आप रेगुलर यूज़ में ले रहे हैं, तो आप 4.5 के वैल्यू पे लोगे, क्योंकि उसका नया का दाम 4.5 लाख है, ये याद रखिएगा। तो 50,000 ही रेलिवेंट कॉस्ट आएगा, बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको लग रहा है वो इतना भयानक तरीके से यूज़ हो गया कि रेगुलर यूज़ के लायक ही नहीं है, तो आप स्क्रैप कर दीजिए ना, आप क्यों अपने रेगुलर यूज़ में उठा रहे हो उसको, ऐसे सोचना पड़ता है आपको। सो रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इस तरह से आपको निकालना है। ओके, सो ये आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट आ रहा है लास्ट पॉइंट, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स और एथिकल कंसिडरेशन, जो मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीए फाइनल न्यू सिलेबस, कमेंट्स लिखने के लिए काम आता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो कभी कोई कारण से ऑफ़र के लिए कमेंट लिखना पड़े कि इवैल्यूएट तो कर लिया, उसके बाद बताइए कि और क्या कंसिडरेशंस हो सकते हैं, तो आप एनवायरनमेंट के बारे में बोल सकते हो, स्टाफ मोटिवेशन के बारे में बोल सकते हो, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बोल सकते हो, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। खाली ये पॉइंट्स नहीं लिखना, थोड़ा उसको इलस्ट्रेट करना है, एक एक लाइन, खाली इतना सा कीवर्ड नहीं लिखना है, की वर्ड्स है, नॉट द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एग्जाम सेंटेंस। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के बारे में, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट साइट्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटीज़ टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, गुड गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस, ये सब कुछ टर्म्स आप यूज़ कर सकते हो, जो जिसको लेके आप 2-3 पॉइंट बना देना एग्ज़ाम में टाइम और मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, सो ऑल दीज आर ओवर नाउ, all these are over now, non-financial factors and ethical consideration are over. So basically we have completed your relevant costing now. I can see some queries. This one student Aman Agarwal is asking, अगर labor rate day to day differential है then what shall be the variable overhead? So depends करता है अमन कि variable overhead का रेट कैसा है। वेरिएबल ओवरहेड अगर एज अ परसेंट ऑफ लेबर कॉस्ट है, तो जितना लेबर कॉस्ट है उसको टोटल कर लीजिएगा और उसका परसेंट ले लीजिएगा। ओके, और तेजस इज सेइंग प्लीज़ यूज़ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश। आई ट्राई टू यूज़ तेजस, बट थिंग इज़ वी हैव मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड बेटर हिंदी, सो वी हैव टू बैलेंस दैट। श्रेया इज आस्किंग सर ट्रू कॉस्ट ऑफ स्ट्राइक ऑफ लेबर कैसे निकालेंगे? So from where you have got this question, you can take up this question specifically in my online session 1 to 2. Today I may not be available in 1 to 2 p.m. session, but tomorrow I will be available, so you can take up there if you have any detailed question. True cost of strike of labor, ये concept अलग है, तो हम लोग इसके बारे में अलग से बात कर लेंगे। Pallavi Sharma is saying, can you please repeat relevant cost of indirect labor? Yes, I can repeat. रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। इनडायरेक्ट लेबर हमारे यहाँ पर कमिटेड फिक्स कॉस्ट के बेस पे आते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट लेबर हमारे
चाहे हम उनसे काम कराएं या ना कराएं, हमसे सैलरी लेंगे ही लेंगे। अब किसी ऑफ़र के लिए अगर हमें इनडायरेक्ट लेबर का ज़रूरत है, तो मेरे मेरे को ऑफ़र के लिए चला के अलग से कोई आदमी हायर नहीं करना, जो आदमी है उसी से ही काम करा लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे आईटी में एक टीम है, ठीक है, तो वो कमिटेड फिक्स कॉस्ट पे हम लोग रख रखे हैं। अब आपका गो लाइव प्लेटफॉर्म के लिए सपोर्ट का ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल ये क्लासेस वगैरह कराने के लिए सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट को, तो वो सपोर्ट दिलवाने के लिए, स्टूडेंट को वन टाइम सपोर्ट दिलवाने के लिए मैं अलग से किसी आदमी को तो हायर नहीं कर रहा, मेरा जो एग्जिस्टिंग टीम है उसी से कोई आदमी आके थोड़ा देर आपको सपोर्ट दे देगा, तो मेरे को इसके लिए चला के कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर नहीं करना पड़ रहा, तो इसका रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगा? नील होगा, because my team is able to spare that much time from there to here. Now my IT team may be fully busy in some regular work, and if now they are sparing some time here to give you support for something which is not so regular in nature, then the benefit lost from that work will be considered as relevant cost. And in third case, if I am giving them some overtime charges to do this offer work, then overtime cost will become the relevant cost. Okay. uh, so I have repeated indirect labor. I hope this is fine now. नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, ऑफ कोर्स आज कैसे स्टार्ट करेंगे विकास? आई थिंक टुडे सेशन इज़ कंप्लीट नाउ। टुडे यू हैव होम टास्क। होम टास्क इज़ व्हाट? एक क्विज़ है आपका, SCM क्विज़। यहाँ पर रेलेवेंट कॉस्टिंग नाम का एक चैप्टर दिखेगा, इसका क्विज़ आप करके रखिएगा, और मैं पहले एक बार आपको वो रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्विज़ का आंसर बता दूंगा। ओके, या फिर एक काम करिए, रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्विज़ अभी खोल लीजिए, अगर आपके पास है तो आप अभी इसको फिलअप करके रख दीजिए। अगले दिन इसका पहले आंसर बता देंगे और फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ध्यान रखें, रेलेवेंट कॉस्टिंग का क्विज़ आपका होमवर्क है, और मैं तो चाह रहा हूँ कि अगर 2 मिनट लगे तो आप अभी का अभी कर दें तो बेटर है। क्या बोलते हैं, अभी कर लें कि बाद में करें क्विज़? व्हाट इज़ योर ओपिनियन? अभी कर ले, 5 मिनट लगेगा। रेलिवेंट कॉस्टिंग का क्विज़ PDF नहीं है, हाँ मैं समझ रहा हूँ किसी किसी का PDF नहीं है, इसलिए आज वाला क्विज़ अगले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और ओके, और आप घर पे कर लीजिएगा अपने आप, बट अपने आप ही करिएगा, कोई रेफरेंस लेके मत करिएगा, जो भी लिखा लिखा उसको करेक्ट भी करने मत जाइएगा, वन शॉट में करके रखिएगा। कल सुबह इस क्विज़ को हम लोग हैंडल कर लेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल मेक और बाय और की फैक्टर चैप्टर पे फोकस करेंगे। कल का फोकस है मेक और बाय एंड की फैक्टर। ओके, कल का फोकस है मेक और बाय एंड की फैक्टर चैप्टर। प्लीज़ नोट, कल का फोकस है मेक और बाय एंड की फैक्टर चैप्टर। 2 चैप्टर्स विल पिक अप टुमारो, मेक और बाय एंड की फैक्टर। सो थोड़ा सा उसका रिविजन लगेगा, यू हैव टू रिवाइज समथिंग फॉर दैट, एंड देन इफ़ यू फॉलो दैट विल बी बेटर। रिविजन क्लास हो रहा है, क्रैश कोर्स नहीं हो रहा है, रेगुलर कोर्स नहीं हो रहा है। रिविजन क्लास मतलब सर ऐसे ही फटाफट आपको सब चीज़ याद दिला देंगे, कोई क्रिटिकल एरिया होगा उस पर एम्फेसिस दे देंगे, कोई सम के बारे में बताना होगा बता देंगे आपको, जैसे आज भी कुछ कुछ बताया क्रिटिकल एरियाज, उसको आप एक बार फिर से देखिए। रिविजन क्लास के जितने भी नोट्स हैं ये सब मगअप जैसे करने हैं आपको, सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल बेटर इन योर एग्ज़ाम। एंड ये थोड़ा इसमें टाइम दीजिए, अभी आधा घंटा 1 घंटा और बैठ के पढ़िए और देखिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है। कुछ भी स्किप हो रहा है या उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लग रहा है तो उसका क्लास नोट्स खोल कर एक बार कैप्चुलेट कर लीजिए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ऐसा नहीं कि इसको स्किप करके निकल गए। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। आई थिंक दिस इज़ इनफ, एंड प्लीज़ डोंट फ्लड टेलीग्राम ग्रुप for any reason, and if you are flooding then you only have to respond. And those who are not facing any problem, from my side, if you are able to respond to students who are facing problem, it will really help them a lot. Okay, or rest all is over from my side today. If you have any queries you can post in chat, I'll be there for 5 more minutes. Otherwise everything is over from my side for today. Danish Champaneria is asking, सर लेबर में रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पॉइंट समझाइए। अब आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया, रिटायरमेंट बेनिफिट तो ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं। Yashika is asking, what should we do after doing revision class so as to take maximum benefit from them? Now after doing revision class you should first read all the points again, try to mug it up,
ट्राई टू मग ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई टॉक, जैसे रेलिवेंट कॉस्टिंग ऐसे आंख बंद करके पूरा रिकॉल करो, सर ने क्या बताया रेलिवेंट कॉस्टिंग में, रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में बताया, रेलिवेंट कॉस्ट के बारे में बताया, तीन अप्रोच के बारे में बताए, फिर सैफ एनालिसिस के बारे में बताए, फिर मिनिमम प्राइस, फिर मैक्सिमम प्राइस, फिर इवैल्यूएशन, फिर एक फॉर्मेट दिखाया, कॉस्ट टू बी इनकर्ड एट बेनिफिट लॉसलेस बेनिफिट अचीव वाला, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर आया, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड आया, फिर रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन आया, फिर एक एक में क्या है, ऐसे 10-15 मिनट इसको दीजिए और देखिए सारा पॉइंट्स आपको याद है कि नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आया था, अपॉर्चुनिटी गेन भी आया था। और फिर आप एक बार अपना जैसे सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं तो दिव्य जड़ी बूटी बुक देख सकते हैं। सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना पास पेपर या स्कैनर उठा लीजिए और उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग के कुछ सम्स है तो उसको देखिए। सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट है तो इंस्टीट्यूट का वही पास पेपर उठा के एक बार उसका देखिए। इंस्टीट्यूट से एक सीए फाइनल ओल्ड सिलेबस में एक इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे कंपाइलर भी अवेलेबल है ऑफ पास्ट पेपर सोल्यूशन, उसमें रेलिवेंट कॉस्टिंग के जो क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लीजिए, सो दैट आज का आज ही रेलिवेंट कॉस्टिंग का और 1-2 घंटा देंगे तो थोड़ा सा सर्टेन हो जाएगा सब कुछ। और फिर आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना शुरू करिए मेक और बाय और की फैक्टर, सो दैट नेक्स्ट डे के लिए आप और ज़्यादा तैयार हो। पीडीएफ वगैरह देखिए आप सब टेलीग्राम ग्रुप में मैं कुछ भी नहीं हेल्प करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें टेक टीम को लगा रखा हूँ कि वो आपको थोड़ा टेक्निकली गाइड करे या फिर आप अपने आप को एक दूसरे को हेल्प करें। बाकी सब पीडीएफ वगैरह जैसी वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप उसको उतार के देख सकते हैं। अगर वेबसाइट अभी शुरू नहीं हुआ है तो थोड़ी देर में वो चालू हो जाएगा। Like if there is a pension, Shreya Gupta is asking a question, like if there is a pension for fixed time or for lifetime, so what is relevant and what is relevant, recall करवा दीजिए। मुझे आपका क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो, पूरा सिचुएशन नहीं बताएंगे तो मुझे याद नहीं आ रहा पेंशन और फॉर फिक्स टाइम और लाइफ टाइम का रेलिवेंट कॉस्ट से क्या नाता हो रहा है। Tejas question is opportunity benefit should be set off with the cost incurred and then net benefit should considered, sir. Correct, you are correct Tejas. Website नहीं चल रहा है शुभम मंडोवरा, yes I know that there is some update going on, it will be done in some time. Simran is asking, sir, after revision class is done can you please share the strategy for exam and last day preparations? A video for last day preparation is already there on our new YouTube channel, SG Satish Jalan Strategic Cost Management. YouTube channel name is Strategic Cost Management Satish Jalan. There I am talking about last day study plan. Okay, so you can watch that video. Yashika is saying thank you. Danish is asking, labor may, if labor is near to retire and if we use them in offer due to that retirement benefit defer होता है, वो वाला point समझाओ। आपको और थोड़ा सा सिचुएशन एलैबोरेट करना पड़ेगा। अगर कोई भी आपको ऐसे सोचना है दिनेश, या रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर या पेंशन को लेकर, कि आपको ऐसे सोचना है कि करंट में अगर मेरा ऑफ़र नहीं होता, मैं एक सोचने का तरीका आपको बता देता हूँ। देयर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर टू योर क्वेश्चन, बट सोचने का तरीका इज़, अगर लेबर आज ऑफ़र नहीं होता तो कितना रुपया ले रहा होता, और ऑफ़र आने के बाद वो हमसे कितना रुपया लेगा, वो आप उस डिफरेंस को कैलकुलेट करो। अगर उसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो सेम कॉस्ट है। अगर एक लेबर है रिटायर हो रहा है अभी और उसको 50,000 रुपया देना है रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम पर, और अगर ऑफ़र आ गया, एक नया प्रोजेक्ट आ गया, उसमें उसको डाल दिया और उसके बाद वो रिटायर होगा, तो उसके कारण भी 50,000 ही देना है, और बीच में वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लेगा लेगा, तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट को आपको देखना है। अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं ले रहा है, सब कुछ सेम है, तो रेलिवेंट कॉस्ट कुछ नहीं है। सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट सर, एक बार ये बता दीजिए, अमन का क्वेश्चन है कि शेरवानी एग्जांपल, लेबर फॉर 2 मंडेज इज डे 1 रुपीज़ 100, डे 2 रुपीज़ 150, व्हाट विल बी वेरिएबल ओवरहेड? सो वेरिएबल ओवरहेड का अमाउंट अमन आपको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से है। इफ़ इट इज़ एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट, तो 250, 100 प्लस 150 के ऊपर आपको चार्ज करना पड़ेगा। अमन अग्रवाल का क्वेश्चन था, मैंने आंसर कर दिया। सिमरन इज आस्किंग, सर एनी अदर स्पेसिफिक सम्स अदर देन फास्टर कॉम that we should go through to complete our revision for this chapter? You should do all the sums of DVJB book if you are CA final new syllabus student.
If you are CA final old syllabus student, you should refer to in compiler given in institute website. If you are CMA final student, then you should do suggested answers from your institute website. Okay, if you don't have Divya Jadi Booty book, then you should take one. Why you are trying to skip that book? It is very important book. Still, if you don't want to take, you should go to ICI MAT and solve relevant costing questions. Okay, so that's all today. I think everything is fine today. Approximately today I am saying that 210 students, 216 स्टूडेंट अभी क्लास कर रहे हैं. It is good, but I think others might be having some issues. They might be also waiting for recording sessions. You keep doing. Even one student, Salim Sheikh, said that the class is only focused to SJC student. It is not that. Obviously, class is focused to those students who have done the course at least once earlier. This we have clearly marked before. Okay, this is just a revision course, so it is not meant for explaining anything in an elaborated way. So you must attend each and every session, and you will definitely learn new stuffs, and you will be able to do things in a different way. Okay, thank you all. So we are closing this session is over for today now. Thank you, Tejas, for your comments that your teaching is best. I hope that you are able to manage English and Hindi both. This is only the requirement to do our classes, because we have a mixed crowd. We are not just focusing on the students of South India, so that we have everything in English. I need your cooperation there. Okay.